हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीडीएस जुगाड़ से। मेरा नाम है पीयूष और मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर। जैसा कि आप जानते हो, हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम सारे पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। आज की सीरीज में भी हम शुरू करने वाले हैं सीडीएस का 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर, जिसमें मैंने सेट ए को फिर से टारगेट किया है। राइट, तो शुरू करते हैं इस सीरीज को और साथ साथ में आप सारे क्वेश्चंस के आंसर साथ में करते चलिएगा। जहां पे भी प्रॉब्लम्स होंगी, डेफिनेटली मेरे हिसाब से अगर आप चलोगे तो बहुत आसानी से कैसे करेक्ट आंसर पे पहुंचना है ये भी आप साथ साथ में सीख जाओगे। राइट, और साथ साथ में सॉल्व करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस एनालिसिस को देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ देखते रहोगे अगर तो मे भी आपको इतनी सही तरीके से चीजें समझ ना आए। साथ में करोगे तो आपको पता चलेगा आप गलती कहां पे कर रहे हो। इसलिए सिर्फ देखना मत, पेपर पेन लेके बैठना, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते चलना। मैं इनफ टाइम दूंगा जिससे आप पेपर को सॉल्व भी कर लोगे और साथ में सॉल्यूशन को भी समझ लोगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो पेज होता है इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। तो कुल यहाँ पे 10 इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आप प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा कभी भी पेपर देने जाइएगा तो। उसके बाद में आते हैं सबसे फर्स्ट लॉट पे, जो है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि आपके पेपर में कई सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से ग्रामर का सेक्शन होता है, वोकैबुलरी का सेक्शन होता है और होता है कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में आपके पास में क्वेश्चंस होते हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के, कुछ होते हैं रीअरेंजमेंट के। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में ढेर सारे सेंटेंस का ऑर्डर बनाना होता है आपको। रीअरेंजमेंट में आपको एक ही सेंटेंस के कई सारे पार्ट्स जो इधर उधर लिखे होते हैं उनका ऑर्डर सही करना होता है। तीसरा टाइप आता है आपके पास में पैसेज वाले क्वेश्चंस, यानी कि एक पैसेज के बाद में 4 क्वेश्चंस हैं, पैसेज पढ़िए, उसके क्वेश्चंस को आंसर करिए उसी पैसेज के बेसिस पे। तो 3 तरीके के क्वेश्चंस मेजरली आपको देखने के लिए मिलते हैं। किस वाले सेक्शन में? कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में। तो आज शुरुआत हो रही है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से। तो चलिए श्री गणेश करते हैं पहले क्वेश्चन से और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कराना चाहता है। इसमें आपको डायरेक्शंस पढ़ देता हूं मैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एग्जैक्टली। इन दिस सेक्शन each item consists of 6 sentences of a passage. The first and 6 sentences are given in the beginning as S1 and S6. इसमें क्या है, आपको यहां पे सेंटेंसेस दिए जिनको अरेंज करना है। किस हिसाब से अरेंज करना है? देखो, पहला और 6 सेंटेंस यहां पे फिक्स दिया है। मतलब ये जो S1 लिखा है ये कौन से नंबर का सेंटेंस है? ये पहले नंबर का सेंटेंस है। और जो S6 लिखा है ये 6th नंबर का सेंटेंस है, और ये दोनों फिक्स है। मतलब S1 करेगा शुरू और S6 करेगा खत्म। देखो, इन्होंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है जिससे थोड़ा सा कंफ्यूज आप और ज्यादा हो जाओ, बट होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सेंटेंस 1 को हम समझ लेंगे, ये फिक्स है। इसी के बेसिस पे हम PQRS को अरेंज कर देंगे और लास्ट में फिर हम S6 से कनेक्ट कर देंगे। यही बात यहां पे बताई जा रही है। आगे देखते हैं। The middle 4 sentences in each have been jumbled up and labeled P, Q, R and S. हर सेंटेंस में, हर क्वेश्चन में P, Q, R, S नाम से 4 सेंटेंसेस को जंबल किया गया है। मतलब S1 और S6 तो अपने फिक्स ऑर्डर में है, मतलब ये करेगा स्टार्टिंग और ये करेगा एंड। लेकिन PQRS जो है ये शफल करके लिखे गए हैं, ये जंबल करके लिखे गए हैं, ये सही ऑर्डर में नहीं हो सकते हैं। आपको इनको अरेंज करना है। और फिर आगे कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द 4 सेंटेंसेस एंड मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग ऑन द आंसर शीट। आपको करना क्या है? आपको यहां पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जरा देखिए ध्यान से। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसमें सेंटेंस नंबर 1 फिक्स है, 6 फिक्स है। उसके बाद में PQRS आपको 4 स्टेटमेंट्स और दिए हैं। उसके बाद में आपको हमेशा 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। आपको ये 4 ऑप्शंस के हिसाब से बताना है कि इस PQRS का क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, तो जितना अच्छा रीडिंग होगा उतना अच्छा या उतना जल्दी हम इसके आंसर्स को कर पाएंगे। ये बात तो शायद आप भी समझ रहे होगे। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं इसको करने की। पेपर और पेन लेके बैठिए और साथ में करते चलेंगे। ठीक है, चलो सेंटेंस नंबर 1 पढ़ते हैं। ये कह रहा है, इजिप्ट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अब इजिप्ट कहां लाई कर रहा है मैप में? ये बता रहा है कि अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इजिप्ट पड़ता है। ठीक है, यानी कि कुछ मैपिंग जैसा बताया गया होगा या इजिप्ट के बारे में कुछ बताया गया होगा। ये चीज सेंटेंस नंबर 1 ने मुझे फिक्स करके बता दी है। ठीक है, अब इस सेंटेंस नंबर 1 के बेसिस पे मैं देखूंगा कि आगे कौन सा वाला जो PQRS में से पार्ट है वो आगे कौन सा कंटिन्यू कर पाएगा। इसी हिसाब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यही टेक्निक अगर आप भी यूज करोगे तो सेंटेंसेस सही और प्लस बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं।
मोस्ट ऑफ इट इज डेजर्ट और सेमी डेजर्ट पॉसिबल है, इससे हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इट हैज वेरी लिटिल रेनफॉल, ये भी हो सकता है। इट इज 4 टाइम्स एज बिग एज ग्रेट ब्रिटेन इन साइज, ये भी हो सकता है। ओनली 25th ऑफ द टोटल एरिया इज कल्टिवेबल, ये भी हो सकता है। तो पी क्यू आर एस में से कोई सा भी सेंटेंस शुरुआत कर सकता है, ठीक है। तो अब हम करें कौन से वाले से, देखो यहीं पे एक जो लॉजिक है वो आपको सीखना है। अभी इसको करने से पहले जरा ध्यान से समझो, जब भी कभी ऐसा लगे कि यार सारे सेंटेंसेस शुरू कर सकते हैं, तब हम करते क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझिए। जब भी कभी ऐसा लगे कि आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई सा भी ऑप्शन से शुरू कर सकते हैं, उस केस में आप हमेशा जनरल वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, जनरल वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप आएंगे स्पेसिफिक वाले पॉइंट में, उसके बाद आएंगे स्पेसिफिक वाले पॉइंट में। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो अगर मान लेते हैं मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, तो जनरल से स्पेसिफिक उनका एग्जिस्टेंस कैसे होगा। देखो मान लो पहले मैं ले लेता हूं पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन बींग्स है, ये जनरल हो गया। फिर मैंने बोला 7 कॉन्टिनेंट्स में ह्यूमन बींग्स हैं, तो देखो जो वर्ल्ड हो गया WORLD, ये बहुत जनरल है। उसके बाद मैं आ जाता हूं कॉन्टिनेंट्स में, ये थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो गया। फिर उसके बाद में मैं आ जाता हूं एक स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट में, मान लेते हैं एशिया, अब ये और स्पेसिफिक हो गया। एशिया में भी मैं मान लेता हूं किधर आ गया मैं, इंडिया में आ गया, अभी और स्पेसिफिक हो गया। इंडिया से भी मैं मान लेता हूं किधर आ गया मैं, उत्तर प्रदेश में आ गया। अब उत्तर प्रदेश के बाद भी मान लो मैं एक स्पेसिफिक शहर में आ गया। तो धीरे 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 करके ये स्पेसिफिक या डिटेल में जाने लगा। हमेशा हम यही वाली चीज को प्रेफर करते हैं बेटा, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो, तो जब भी कभी ऐसा कंफ्यूजन होगा, हम हमेशा जनरल से स्पेसिफिक या स्पेशल पे आते रहेंगे और क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा वाला जनरल है, उसके बाद में हम स्पेसिफिक वाले पे आना प्रेफर करेंगे। तो फिलहाल अभी हमें जनरल और स्पेसिफिक देखना है, उसके बाद में हम आंसर पे आने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो मोस्ट ऑफ इट इज डेजर्ट और सेमी डेजर्ट हो गया। पी का बता रहा है कि जनरली वो क्या है, वो डेजर्ट है या सेमी डेजर्ट है, ठीक है। इट हैज वेरी लिटिल रेनफॉल, तो यहां पे इट किसके बारे में बोला गया है, इजिप्ट के बारे में बोला गया है। पी किसके बारे में बोल रहा है, इजिप्ट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। इट इज 4 टाइम्स एज बिग एज ग्रेट ब्रिटेन इन साइज, ठीक है। ओनली 25th ऑफ द टोटल एरिया इज कल्टिवेबल। अब ये वाली भी किस चीज के बारे में बात कर रहा है, इजिप्ट के बारे में बात कर रहा है। देखो ये तीनों इजिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आर क्या कह रहा है, ये पहले कंपेयर करके बता रहा है कि अगर आप साइज के बारे में बताओ तो ये ब्रिटेन से कितना बड़ा है, 4 गुना ज्यादा बड़ा है, किससे, ब्रिटेन से। यानी कि आर वाला कैसी बात कर रहा है, एकदम जनरलाइज बात कर रहा है। अभी वो इजिप्ट की डिटेल्स में नहीं आया है। बात समझने की कोशिश करिए। यहां पे आर वाला जो पॉइंट है, ये सिर्फ बता रहा है कि जो इजिप्ट है वो 4 गुना बड़ा है किससे, ब्रिटेन से, ठीक। बाकी पी क्यू और एस जो है वो बता रहे हैं कि जो इजिप्ट है उसमें पूरा डेजर्ट है, और क्यू बता रहा है कि वहां बहुत कम रेनफॉल होती है। एस बोल रहा है कि 25% जो है 25% सिर्फ उसका कल्टीवेबल है, मतलब उसमें खेती कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो पी क्यू और एस क्या बता रहे हैं, वहां पे क्या क्या हो सकता है, मतलब इजिप्ट में डिटेल में जा रहे हैं। लेकिन आर वाला क्या कर रहा है बेटा, शुरू कर रहा है एक जनरलाइज सा, पहले कंपैरिजन कर रहा है उसका साइज कितना बड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आर वाला सबसे जनरल पॉइंट लग रहा था, इस वजह से मैं आर से शुरू करने की कोशिश करता हूं। अब देखते हैं कितने ऑप्शंस मेरे को आर से मिलते हैं। तो पी क्यू आर एस, एस आर पी क्यू और आर पी एस क्यू, तो एक ही ऑप्शन फिलहाल मेरे को आर से मिल रहा है। अब जरा देखते हैं क्या इसको पढ़ने में लॉजिक बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो ठीक है, वरना फिर वापस चल के कुछ और माइंड बॉगलिंग करेंगे। चलो, इट इज 4 टाइम्स एज बिग एज ग्रेट ब्रिटेन इन साइज। फिर आता है पी, मोस्ट ऑफ इट इज डेजर्ट और सेमी डेजर्ट। अब देखो यहां पे सबसे पहले हमने कंपेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने और पूरी तरीके से पहले पूरी तरीके से कंसिडर करेंगे। वो क्या कह रहा है, पूरी तरीके से वो क्या है, डेजर्ट है या सेमी डेजर्ट है। पूरा जो इजिप्ट है वो या तो डेजर्ट है या सेमी डेजर्ट है, ठीक है। उसके बाद में हमने पी पे आ गए। उसके बाद में एस आ रहा है, ओनली 25th ऑफ द टोटल एरिया इज कल्टिवेबल। पूरा अगर हम इजिप्ट की बात करें, उसका सिर्फ 25% एरिया कल्टिवेबल है, बाकी एरिया पूरा डेजर्ट है। डेजर्ट में कल्टीवेशन जनरली नहीं होता है, इस वजह से यहां पे ये बोला गया है, ठीक है। तो पी के साथ में एस को हम कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे बोल रहा है कि पूरा डेजर्ट है या तो सेमी डेजर्ट है, और कह रहा है कि सिर्फ 25th ऑफ द टोटल एरिया, मतलब
1/25 वाला परसेंट आप इसको कल्टिवेबल रख सकते हो। तो P और S तो बिल्कुल कनेक्ट हो गया बढ़िया तरीके से। लास्ट में Q क्या कह रहा है, इट हैज वेरी लिटिल रेनफॉल, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है, उसमें बहुत कम बारिश होती है। अब Q लास्ट में कैसे आएगा, इस चीज को अगर मैं सेंटेंस नंबर 6 से रिलेट कर दूं तो मतलब Q को लास्ट में आ जाना चाहिए। 6 कह रहा है द होल कंट्री डिपेंड्स ऑन द वाटर ऑफ द नाइल। अब देखो Q कह रहा था कि बहुत कम बारिश होती है, पूरा देश या पूरा शहर किस पे डिपेंड करता है, जो नाइल रिवर है उसके पानी पे डिपेंड करता है। तो 6 वाला सेंटेंस क्यों आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि बहुत कम बारिश होती है। अब फिर सेंटेंस नंबर 6 में जब रख दूंगा कि इसीलिए पूरा देश किस पर डिपेंड करता है, नाइल रिवर पे डिपेंड करता है, अब ये बात फिक्स हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से RPSQ को मुझे लेना पड़ेगा एज द करेक्ट चॉइस। अब बाकी जो चॉइसेस बचती हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है चलो जरा उसको भी देख लेते हैं। अब देखो एक चीज तो क्लियर हो गई कि बेटा Q तो लास्ट में ही आना चाहिए, ठीक है, Q को लास्ट में आना चाहिए। अब Q के साथ में S6 फिक्स हो गया है, ये तो कंफर्म है। तो मतलब मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं, बाकी A और ऑप्शन नंबर D तो बाहर हो जाएगा। ये बात हमें Q से समझ आ गई है। अब देखो अगर मैं SRPQ करता हूं देखो समझो, SRPQ करता हूं तो S से शुरुआत करनी पड़ेगी। ओनली 25th ऑफ द टोटल एरिया इज कल्टिवेबल, ठीक है। अब मान लो यहां पे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, 25th ऑफ द टोटल एरिया इज कल्टिवेबल की बात कर रहा हूं, ठीक है। S से शुरुआत कर लिया, फिर आते हैं R पे, इट इज 4 टाइम्स एज बिग एज ग्रेट ब्रिटेन इन साइज, ठीक है, चलो ठीक है, यहां पे भी हो गया। फिर आते हैं P पे, मोस्ट ऑफ इट इज डेजर्ट और सेमी डेजर्ट, ठीक है, मोस्टली वो सेमी डेजर्ट है या डेजर्ट है, इट हैज वेरी लेस रेनफॉल। अब सारी बातें तो कर दी, लेकिन कोई भी बात एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रही है। जैसे P के साथ में मैंने क्या रिलेट किया था कि मोस्ट ऑफ इट क्या है, डेजर्ट है या सेमी डेजर्ट है, और फिर हमने क्या देखा, सिर्फ 25% पूरे एरिया का कल्टिवेबल है ना, मतलब 1/4 एरिया पूरे का कल्टिवेबल है। तो P के साथ में S लगाऊंगा तब ये पूरी बात हो पाएगी। P के साथ में यहां पे S तो देखो आ ही नहीं रहा है, तो इस वजह से B जो है वो अधूरी बात कर रहा है, सारी बातों को मिक्स कर दिया है, सिर्फ एग्जैक्टली जो आइडिया कन्वे करना था वो नहीं कर पाया है। इस वजह से B को ना प्रेफर करके आई वुड गो विद ऑप्शन नंबर C। तो करेक्ट हो जाएगा RPSQ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है PQR यहां तक लिखा है, S वाला शायद इस पोर्शन में लिखा है, सेकंड वाले पोर्शन में, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। इन मैकेनिकल एफर्ट्स यू इंप्रूव बाय परपेचुअल प्रैक्टिस। परपेचुअल क्या होता है, जो कंटिन्यू होती है ना, लगातार या निरंतर जिसको बोलते हैं। चलो, इन मैकेनिकल एफर्ट्स यू इंप्रूव बाय परपेचुअल प्रैक्टिस, देयर इज नाइदर एक्सक्यूज नॉर टेम्पटेशन फॉर द लैटर। लैटर का मतलब क्या होता है, बाद वाले की जब बात होती है तो उसको लैटर बोलते हैं, LATTER। P बोल रहा है he cannot go on shooting wide or falling short and still fancy that he is making progress. This is so because the object to be attained is a matter of actual experiment in which you either succeed or fail. अब देखो यहां पे एक चीज तो मुझे समझ आ गई है, this is so जब बोला गया है इसका मतलब है इसके पहले कोई काम होगा जो हो रहा होगा, तो मुझे इस हिसाब से Q को कनेक्ट करना है, सिंपल है। चलो R देखो, he must either correct his aim or preserve in his error with his eyes open, ठीक है। अब यहां पे ही लिखा है, इसका मतलब है कोई तो मेल होना चाहिए जिसके बारे में यहां पे बात हो रही हो, मतलब R के पहले मुझे किसी मेल को रखना ही रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पे फिर से ही बोला है, ही का मतलब क्या है, यहां पे मेल इसके पहले होना ही होना है। कुछ कुछ हिंट्स जो हमें मिलते जा रहे हैं वो सारे हिंट्स हम लेते जाएंगे। अब आगे देखो, फिर आते हैं S वाले पॉइंट पे, देखते हैं S क्या कहना चाहता है। पॉइंट नंबर S कह रहा है, इफ अ मैन एम्स एट अ मार्क विद बो एंड एरो ही मस्ट आइदर हिट इट और एम इट, है ना। इसका मतलब है शुरुआत मैं किससे कर सकता हूं, फिलहाल इस वाले में देखो, अगर आप बात करो तो इफ अ मैन जो यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो मैन है इसी के लिए मैंने ही यूज किया होगा। तो भले मैं शुरुआत S से करूं या नहीं, लेकिन S के बाद ही मुझे कौन से पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, मुझे पॉइंट लेना पड़ेगा P। चलो पहले S तो मान लिया कि यहां पे फिक्स हो गया, ठीक है, S में मैन हो गया, यानी कि S के लिए ही मैं ही लगा सकता हूं, ठीक है, S के लिए ही लगा सकता हूं। अब मेरे पास में ऑप्शंस कौन से जरा देखिए ध्यान से, मेरे पास में ही है जिसके
जिसके पहले मुझे एस रखना पड़ेगा, एस वाला पॉइंट पी के पहले आना चाहिए। पी के इमीडिएटली पहले आएगा कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन पी से पहले आएगा क्योंकि ही यहां पे लगा हुआ है। फिर यहां पे आर में ही लगा है, मतलब एस को आर से भी पहले आना पड़ेगा। समझ आ रहा है? अब देखो क्यू में दिस इज सो बिकॉज द ऑब्जेक्ट टू बी अटेन्ड इज अ मैटर ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इन विच यू विल आइदर सक्सीड और फेल। अब देखो यहां पे ये क्यू वाला फिलहाल कहां पे आएगा ये बात अभी नहीं पता है। देखिए ध्यान से समझिए, एस को आर और पी के पहले आना पड़ेगा, एस को आर और पी के पहले आना पड़ेगा, क्योंकि एस में मैन की बात की है, पी में भी ही बोल रहा है और आर में भी ही बोल रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं ऑप्शंस पे, देखते हैं कौन सा वाला थोड़ा सा सेंसिबल है। चलिए अब यहां पे एस को मुझे पी और आर के पहले रखना है, तो पी और आर के पहले जहां पे एस नहीं है वो ऑप्शन बेकार हो जाएंगे, एकदम सेंसलेस हो जाएंगे, है ना। देखो यहां पे एस के पहले पी लिख दिया, गलत हो गया। अरे सबसे पहले मुझे एस लिखना होगा, उसके बाद ही आर आ सकता है या पी आ सकता है, क्योंकि एस में ही तो मैन लिखा है, इसलिए ए ऑप्शन बाहर हो गया। अब यहां पे देखो एस को पी और आर दोनों के बाद में कर दिया है, तो ये ऐसे ही बाहर हो गया। सी वाले ऑप्शन में एस को पहले रखा है, फिर आर और पी रखा है, मतलब हो सकता है ये लॉजिक बनाए, और डी वाले में क्यू एस पी आर रखा है, हो सकता है ये लॉजिक बनाए। ठीक है, इस हिसाब से चलते हैं। अब जरा सा वापस आके देख लेते हैं कि किस वाले में किस हिसाब से अरेंजमेंट करना है। तो हमारे पास जो दो ऑप्शंस हैं वो हैं एस क्यू आर पी और क्यू एस पी आर। ठीक है, दो ऑप्शंस हमारे पास में बच रहे हैं। चलो देखते हैं कौन से वाले को किस हिसाब से अरेंज करना है। एस क्यू आर पी बच रहा है और एस क्यू एस पी आर बच रहा है। चलिए एक बार यहां पे जरा सा लिख देता हूं मैं, कौन से बच रहे हैं। एस क्यू आर पी हमारे पास है, और बच रहा है क्यू एस पी आर, और बच रहा है क्यू एस पी आर। ये दो ऑप्शंस हमारे पास में बच रहे हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं एक बार, ये पढ़ते हैं रीअरेंजमेंट और देखते हैं कौन सा वाला लॉजिक दे रहा है। ठीक है, तो ये दो जो हमारे पास ऑप्शंस थे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए पहले है एस क्यू आर पी। अब अगर हम एस क्यू आर पी के साथ जाना चाहें तो जरा देखो क्या क्या गड़बड़ हो सकता है या ठीक हो सकता है। एस आ गया इफ अ मैन वाला, उसके बाद में दिस इज सो बिकॉज द ऑब्जेक्ट। अगर मैं एस के बाद में क्यू लगाता हूं तो ही वाला पॉइंट मिसिंग हो गया, लेकिन मुझे क्या पता है एस के साथ में मुझे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, पी या फिर आर में से कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि पी में और आर में ही लिखा हुआ है, तो मैन के बाद ही लगाऊंगा, वरना वो जो ही वाला वर्ड है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी एस के साथ में क्यू लगाने का लॉजिक नहीं बन पा रहा है, इसलिए एस क्यू आर पी में हटा दूंगा। अगर मैं क्यू एस पी आर लिखता हूं तो देखो क्यू से शुरुआत हो गया, और ये दिस इज सो क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे जो S1 लिखा था कि मैकेनिकल एफर्ट्स में आपको परपेचुअल प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट होगी, मतलब लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तब इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, चलो क्यू से शुरुआत हो गया, फिर S आ गया था जिसमें हमने मैन देखा था, S में मैन लिखा था। फिर P आ गया जिसमें ही कैन नॉट गो ऑन शूटिंग वाइड और फॉलिंग शॉर्ट। ठीक है, फिर R आ गया, ही मस्ट आइदर करेक्ट हिज एम और प्रिजर्व इन हिज एरर विद हिज आईज ओपन। ठीक है, लास्ट में ये जो R है ये क्या बोल रहा है, या तो प्रैक्टिस को प्रिजर्व करो या तो आंखें खोल के काम करना पड़ेगा। फिर सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है देयर इज नाइदर एक्सक्यूज नॉट टेम्पटेशन फॉर द लेटर, और ये कह रहा है कि जो बाद वाले की बात है ना, मतलब इसमें जो लास्ट में बोल रहा है और प्रिजर्व इन हिज एरर विद हिज आईज ओपन, तो ये कह रहा है कि जो बाद में हम कह रहे हैं कि अपनी एरर को बचा के रखो, अपनी आईज ओपन करके रखो, लेटर वाले के लिए कोई चांस नहीं है, या लैटर वाले के लिए कोई चांस नहीं है। सो आर वुड बी कनेक्टेड विद सेंटेंस नंबर 6। इस वजह से मैं कौन से वाले ऑप्शन के साथ जाऊंगा बेटा, क्यू एस पी आर के साथ जाऊंगा। इस वजह से क्यू एस पी आर लिखा था, ऑप्शन नंबर डी में था ये आई गेस, इसलिए क्यू एस पी आर वुड बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट चॉइस। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो ये दोनों साइड में शिफ्ट कर देते हैं ना, ये थोड़ा सा समझाने में दिक्कत होता है। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन को पूरा ही यहां पे लिख दिया गया है। चलो बहुत बढ़िया, सेंटेंस नंबर 1 पढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है आइजैक्स मदर मैरिड अगेन। ठीक है, आइजैक कौन थे सर, आइजैक न्यूटन की बात हो रही है यहाँ पे। आइजैक की जो मदर थी उन्होंने वापस दोबारा शादी कर ली। ही हैड अ सेट ऑफ लिटिल टूल्स एंड सॉ ऑफ वेरियस साइजेस मेड बाय हिमसेल्फ। ठीक है, उनके पास अलग अलग टूल्स थे और बहुत सारी आरियां थी जो उन्होंने खुद ही से बनाई थी। ठीक है, किसके पास थी, ही किसके लिए बोला जा रहा है बेटा, आइजैक के लिए बोला जा रहा है ना, जो न्यूटन थे उनके लिए बोला जा रहा है। बट ही वॉज नोन टू बी वेरी क्लेवर एट मेकिंग थिंग्स। चलो यहाँ पे बट लिखा है, तो अगर यहाँ पे आइजैक की मदर मैरिड
अगेन की बात हम करेंगे तो उसके बाद में बट ही वॉज नोन टू बी वेरी क्लेवर एट मेकिंग थिंग्स की बात तो नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि S1 में अगर बोल रहा है कि आइजैक की मदर ने दोबारा शादी कर ली, फिर मैं पी से स्टार्ट तो नहीं कर सकता हूं कि वो टूल्स बनाने में बहुत क्लेवर थे, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बन पाएगा। सो पी को अभी फिलहाल मैं स्टार्टिंग में नहीं रखूंगा। क्यों कह रहा है शी सेंट हिम टू स्कूल, हो सकता है। आर कह रहा है आइजैक वॉज लेफ्ट टू द केयर ऑफ हिज गुड ओल्ड ग्रैंडमदर। इन हिज अर्ली ईयर्स आइजैक डिड नॉट अपीयर टू बी अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। ठीक है, अब मदर ने करी है शादी दोबारा, उस हिसाब से अगर मुझे इसमें कनेक्ट करना हो तब मैं कौन सी वाली कॉन्टेक्स्ट में देख सकता हूं, चलिए इस पे बात करते हैं। देखो पी तो यहां से बाहर हो गया, पहले देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास में। यहां पे देखो पी लिखा है, क्यू है, आर है और एस है। यहां पे पी से शुरुआत हो ही नहीं रही है, बहुत बढ़िया, पी से शुरुआत नहीं हो रही है, आर क्यू और एस से शुरुआत हो रही है। ठीक है चलो पहले देखते हैं क्यू क्या कह रहा है। शी सेंट हिम टू स्कूल, आइजैक की मदर ने दोबारा शादी कर ली, शी सेंट हिम टू स्कूल, एकदम से मैं उसको स्कूल भेज दिया, इसका लॉजिक तो नहीं निकाल पाऊंगा, तो क्यू को फिलहाल मैं अभी सस्पेक्ट में रखता हूं, या फिर मान लेते हैं क्यू वाले ऑप्शन को मैंने अभी अपनी लिस्ट से हटा दिया है। देखो एकदम एलिमिनेट हो गया ये नहीं कह रहा हूं मैं, इसको फिलहाल अभी हमने आंसर निकालने के लॉजिक से हटा दिया। फिर आते हैं एस पे, देखो आर और एस दो है हमारे पास में, तो आर वाले दो हैं तो एस वाले से देख लेते हैं पहले। इन हिज अर्ली ईयर्स आइजैक डिड नॉट अपीयर टू बी वेरी ब्राइट स्टूडेंट। अब एकदम से अगर मैं बात करूं कि आइजैक की मदर ने दूसरी शादी कर ली, फिर मैं अगर बोलूं कि अपने अर्ली ईयर्स में आइजैक ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, तो शादी करने का और ब्राइट स्टूडेंट का फिलहाल कोई कनेक्शन तो नहीं निकल पा रहा है, तो सोच लेते हैं अभी फिलहाल की एस को भी हमने बाहर कर दिया। अब देखते हैं आर क्यू और आर पी, क्या ये स्टार्ट करके प्रॉपर कनेक्शन बना पा रहे हैं। अगर नहीं बना पा रहे तो देखो दो ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हो गया, इन वालों पे फिर हम चल के बात करेंगे। फिलहाल अभी हमने इन दोनों को बाहर रखा है। ए और डी पे आते हैं। पहला कह रहा है आर क्यू एस पी, आर से शुरुआत अगर हम करें, आइजैक वॉज लेफ्ट टू द केयर ऑफ हिज गुड ओल्ड ग्रैंडमदर। अब देखो आइजैक की मदर ने दूसरी शादी कर ली थी, इस वजह से आइजैक को कहां छोड़ दिया गया था, उसकी जो काफी ज्यादा ओल्ड ग्रैंडमदर थी उनके पास छोड़ दिया गया था। डेफिनेटली जब मदर दूसरी शादी कर लेगी, चली जाएगी, तो ग्रैंडमदर के पास छोड़ देना पड़ेगा। तो आर वाला फिलहाल सेंस तो बना रहा है। चलो इसके बाद में क्यू जोड़ के देखते हैं, आर के साथ में क्यू है, शी सेंट हिम टू स्कूल, शी किसके लिए बोला गया है, ओल्ड ग्रैंडमदर के लिए, चलो आर के साथ क्यू भी लॉजिक बना रहा है। फिर आता है एस, इन हिज अर्ली ईयर्स आइजैक डिड नॉट अपीयर टू बी वेरी ब्राइट स्टूडेंट। अब देखो यहां पे जब स्कूल जाने की बात हुई है, तब हम कह सकते हैं कि अर्ली ईयर्स में आइजैक बहुत ही भोंदू थे, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट की तरह परफॉर्म कभी नहीं किया, तो चलो एस बी टी करेक्ट हो गया। फिर पी पे आते हैं, बट ही वॉज नोन टू बी वेरी क्लेवर एट मेकिंग थिंग्स। देखो कभी भी वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन चीजें बनाने में वो हमेशा से बहुत कनिंग या क्लेवर थे। तो फिलहाल ए वाला जो ऑप्शन है, इसने ठीक तरीके से हमारी बात को कहा है। चलो आर पी क्यू एस की बात करते हैं। आर से शुरुआत करते हैं, आइजैक वॉज लेफ्ट टू द केयर ऑफ हिज गुड ओल्ड ग्रैंडमदर। फिर आता है पी, शी सेंट हिम टू स्कूल। ठीक है, आर के साथ में क्यू हो गया, नहीं आर के साथ में पी आना चाहिए। आइजैक वॉज लेफ्ट टू द केयर ऑफ हिज गुड ओल्ड ग्रैंडमदर, उसके बाद में पी लेंगे, बट ही वॉज नोन टू बी वेरी क्लेवर एट मेकिंग थिंग्स। अरे लॉजिक ही नहीं बन पा रहा है, ग्रैंडमदर के पास छोड़ दिया, उसके बाद वो बहुत चालाक थे चीजें बनाने में, कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो आर पी क्यू एस फिलहाल गड़बड़ हो रहा है ना। तो क्यू आर एस पी हटा देंगे, एस क्यू आर पी हटा देंगे, आर पी क्यू एस हटा देंगे, और इकलौता एक जो आंसर हमें प्रॉपरली लॉजिक देने वाला मिल गया है वो हो जाएगा आर क्यू एस पी। अब जो पी में हमने किया था इसको देखते हैं सेंटेंस नंबर 6 से मैच करके। अगर ये भी हो गया तो बाकी ऑप्शंस में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जनरलाइज सा लॉजिक देख लेते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके बाद में हम फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करने में लग जाते हैं। करने के बाद में फिर वापस हम एक बार मैच कर लेते हैं कि हो पा रहा है कि नहीं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पी से मुझे मैच करना था सेंटेंस नंबर 6। पी क्या कह रहा था, बट ही वॉज नोन टू बी वेरी क्लेवर एट मेकिंग थिंग्स, बहुत चालाक था वो चीजें बनाने में। फिर क्या कह रहा है, ही हैड अ सेट ऑफ लिटिल टूल्स एंड सॉ ऑफ वेरियस साइजेस मेड बाय हिमसेल्फ। डेफिनेटली जब बहुत चालाक होगा वो चीजें बनाने में, कोई भी चीज बना लेगा, इंस्ट्रूमेंट बना लेगा, तभी तो मैं ये बोलूंगा कि उसके पास क्या क्या था, है ना। लिटिल टूल, छोटे छोटे टूल्स बनाए थे। 100 का मतलब होता है आरी, बहुत ढेर सारी साइज की आरियां भी थी जो उसने खुद से बनाई थी, समझ आ रहा है। तो इसका मतलब है पी क्लियरली सेंटेंस नंबर 6 से फिक्स है, इसीलिए पी से खत्म मैं कर सकता हूं, तो इसका क्लियर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन वुड गो विथ ऑप्शन नंबर ए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
बहुत लंबा क्वेश्चन है, उसके बाद ऑप्शंस नीचे आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसको जरा सा पढ़ लेते हैं। द एग्जामिनेशन सिस्टम मस्ट बी रिगार्डेड एज द चीफ wrecker of young nerves. If I become a vice chancellor, my first act would be to abolish all examinations in my university. इसका मतलब है यहाँ पे कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड सा स्टूडेंट है जो एग्जामिनेशन को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो चाहता है कि मतलब एग्जामिनेशन को कुछ ऐसा टॉर्चर बता के किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे ये चीज निकल के सामने आ रही है। PQRS को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या अरेंजमेंट्स या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस हिसाब से फिर इसको फिट करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो पहला सेंटेंस कह रहा था द एग्जामिनेशन सिस्टम मस्ट बी रिगार्डेड एज अ चीफ रेकर ऑफ यंग नर्व्स। ठीक है, मतलब जो यंग लोगों का जो नर्व्स का मतलब यहां पे कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि जो चीज ऐसी मतलब जो सबसे इरिटेटिंग हो सकती है, जो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है यंग पीपल के लिए, वो क्या है, एग्जामिनेशन। इसको ऐसा मान लेना चाहिए। चलिए PQRS पे आते हैं। इट मेक्स मी जंप आउट ऑफ द बेड इन ऑल इन अ स्वेट. It does this by building up a tension for a part of the year all through one's youth. And after 4 decades, the same nervousness sometimes recurs to me in nightmares. I remember the desperate nervousness that used to grip me from January to April every year. अब यहाँ पे ये जो काम कर रहा है, ये क्या कह रहा है? देखो, इसमें मुझे करना क्या है एक्चुअली में, इसने अपनी कंडीशन बताई हुई है कि कैसा कैसा होता है और क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि मतलब यंग लोगों का जो टेंशन का एक मेजर रीजन है वो एग्जामिनेशंस को मान देना चाहिए, है ना। तो इसको क्यों बोला जा रहा है, इस चीज पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस हैं। देखो, सारे ऑप्शंस को R से शुरू किया गया है और एक ऑप्शन को Q से शुरू किया गया है। तो पहले हम Q वाला देख लेंगे, उसके बाद हम R वाले ऑप्शन पे आएंगे, क्योंकि R के तो खूब ढेर सारे हैं। चलो Q वाला देखते हैं पहले। तो Q ऑप्शन से अगर मैं शुरू करूंगा इसको, सबसे पहले यहाँ पे जरा था मैं इसको स्लाइड करके नीचे ले आता हूं। Q से शुरुआत करनी है या तो फिर सारे ऑप्शंस R से शुरू होंगे, है ना। तो R से शुरू होंगे अगर, तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं R से शुरू करता हूं तो ये बोल रहा है एंड आफ्टर 4 decades द सेम नर्वसनेस समटाइम्स रिकर्स टू मी इन नाइटमेयर्स। यार अभी अगर मान लो मैं बोलता हूं कि और 20 साल बाद ऐसा फिर से दोबारा हुआ, तो आप पूछोगे ना कैसा हुआ दोबारा। मैं पहले वो चीज बता तो दूं कि ऐसा एक बार हो चुका था, नहीं मालूम है। तो जो ये R से सारी स्टार्टिंग हो रही है, तो वो एंड से हो रही है और बता रहा है कि ऐसा दोबारा 4 decades मतलब 40 साल बाद दोबारा हुआ। तो ऐसा हुआ, कैसा हुआ, ये तो मालूम ही नहीं है। इसका मतलब R वाले सारे ऑप्शंस क्लियरली आउट ही हो गए बेटा, है ना। सिर्फ इकलौता ऑप्शन बचता है QSRP। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, अगर लॉजिक देगा तो फिर इससे आसान कुछ भी नहीं है। Q से शुरुआत करते हैं। इट डज दिस, क्या करता है, इट डज दिस। हम क्यों क्या बोल रहे हैं, क्या करता है ये, ऐसा नर्वस फील करा देता है या फिर एंग्शियस फील करा देता है। बाय बिल्डिंग अप अ टेंशन फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर ऑल थ्रू वंस यूथ, है ना। हमारा जब यूथ रहता है तो पूरे साल में एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं आता है, जब जनवरी से अप्रैल तक का पार्ट होता है, जब एग्जामिनेशन वाला पार्ट होता है, तब हम बहुत ज्यादा टेंशन में आता है, भगवान इस बार पक्का पास करा दो, अगली बार से डेफिनेटली मैं पढ़ाई लिखाई शुरू कर दूंगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है ना। तो Q से शुरुआत कर लेंगे, फिर आ जाएगा S जो कह रहा है आई रिमेंबर द डेस्परेट नर्वसनेस। अब ये अपना केस कंसिडर कर रहा है कि मुझे याद है वो डेस्परेट नर्वसनेस होती थी कि मतलब जनवरी से अप्रैल तक, हर साल जनवरी से अप्रैल तक मेरे लिए बहुत ज्यादा नर्वस गुजरते थे कि भगवान इस बार क्या होगा, इस बार पास होऊंगा कि नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं किए पूरे साल। तो फिलहाल ये हर स्टूडेंट की जो दर्द होता है उसको ही यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। सो एस से शुरुआत है, फॉलोड बाय आर जो कह रहे हैं आफ्टर 4 decades द सेम नर्वसनेस समटाइम्स रिकर टू मी इन नाइटमेयर्स। और 4 दशक के बाद भी ऐसा ही कुछ नर्वसनेस मुझे अभी भी फील हो रहा है। सो कैसा नर्वसनेस, जो यहाँ पे डेस्परेट नर्वसनेस था वही सेम आर में भी फील हो रहा है। लास्ट में हम पी के साथ आ जाएंगे, बोल रहा है इट मेक्स मी जंप आउट ऑफ द बेड ऑल इन अ स्वेट। और जब भी कभी ऐसा होता है 40 सालों के बाद भी, तो मैं एकदम से चौक के बेड से उठ जाता हूं और मैं एकदम पसीना पसीना हो जाता हूं, राइट। सो P ऐसा हो गया है। अब लास्ट में काम करते हैं जिससे ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि QSRP ठीक है। मैं काम करता हूं, जो P वाला सेंटेंस है उसको सेंटेंस नंबर 6 से कनेक्ट करके देख लेता हूं। अगर आ गया यानी कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक मैंने कनेक्ट किया है। इफ आई बिकम अ वाइस चांसलर, अब देखो यहां पे कह रहा है कि यार जैसे अगर कभी ऐसा होता है कि मुझे टेंशन हो जाती है रात को, तो मैं बिल्कुल बेड से उठ जाता हूं एकदम पसीना पसीना। अब इस चीज को ठीक करने के लिए वो क्या बोलेगा, अगर मैं कभी वाइस चांसलर हो गया तो मैं सारे एग्जामिनेशन के रूल्स को ही अबॉलिश का मतलब पूरी तरीके से खत्म कर डालूंगा, ठीक है। सो P इज वेरी मच कनेक्टेड विद ऑप्शन सेंटेंस नंबर 6
इस वजह से पी को हम लास्ट में रख सकते हैं और इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर आ जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज QSRP। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, साथ साथ में करते चलोगे बेटा तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट दैट इज सो लिटिल वैल्यूड टुडे दैट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू विन वर्ल्ड फेम एज अ हिस्टोरियन, येट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट टॉयनबी वाज एबल टू। ठीक है, कह रहा है हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी कम वैल्यू किया गया है आज के टाइम में, और आज के टाइम में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वर्ल्ड फेम आप पालो एज अ हिस्टोरियन, है ना। फिर भी ये एग्जैक्टली वही चीज है जो टॉयनबी कर पाए थे, या मतलब ही वॉज एबल टू डू दैट, राइट। चलो, तो हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे कैसे उसमें चैलेंजेस आते हैं एक पॉपुलर हिस्टोरियन बनने में, इस चीज की मे भी यहां पे बात की गई होगी। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है अमंग द सिविलाइजेशंस दैट ही स्टडीड वाज दैट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यानी कि जो ये टॉयनबी हैं इनके बारे में ही बात हो रही होगी पूरी, तभी इनको बोला जा रहा है कि जो सिविलाइजेशंस इन्होंने पढ़ी हैं, है ना, वो इंडिया की सिविलाइजेशंस भी इन्होंने मेजरली पढ़ी थी। सो टॉयनबी ने क्या क्या किया था उसके मे बी रेफरेंस में बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिले। अभी सिर्फ मैंने सस्पेक्ट किया है, कंफर्म नहीं है, जब पूरा पढ़ेंगे तब समझ आएगा एग्जैक्टली कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। चलो PQR यहाँ लिखा है, S आई गेस सेकेंड साइड में लिखा है, फिर से ये पढ़ने में थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट करेगा, बट चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। चलो सेंटेंस नंबर P क्या कह रहा है, चलो जरा ध्यान से देखते हैं। P बोल रहा है वी यूजुअली थिंक ऑफ हिस्ट्री एज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड एम्पायर्स अंडर रूलर। Toynbee's view of history was different. He tries to find the pattern behind the birth, growth and decay of civilization. तो हम जनरली क्या सोचते हैं, जो हिस्ट्री है वो क्या है, क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड एम्पायर्स अंडर रूलर। इसका मतलब क्या है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है, मान लेते हैं कोई चीज हुई 1857 में, फिर कोई चीज हुई 1901 में, फिर 1909 में, उसके बाद 1957 में, फिर हुई 2001 में। तो ये जो टाइम वाइज चीजें हो रही ना, इसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। इसी को हम जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग हिस्ट्री मानते हैं कि पुराने टाइम में क्या क्या हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये कह रहा है कि जो हम लोग जनरली हिस्ट्री मानते हैं वो इन्हीं चीजों को मानते हैं। ठीक, लेकिन टॉयनबी जो थे उनका जो हिस्ट्री का व्यू था वो एकदम अलग था। क्या था, वो ट्राई करते थे पैटर्न फाइंड आउट करने का, बर्थ ग्रोथ एंड डिके ऑफ सिविलाइजेशन, कि कोई सिविलाइजेशन क्यों पैदा हुई, मतलब क्यों बनी कोई सिविलाइजेशन, है ना, वो क्यों ग्रो हुई, क्या क्या अच्छाइयां थी उसमें ग्रो करने के लिए, और वो सिविलाइजेशन खत्म क्यों हो गई। ठीक है, तो टॉयनबी इस हिसाब से पढ़ते थे और हम जो ह्यूमंस है वो अलग तरीके से पढ़ते हैं, इसीलिए टॉयनबी थोड़े से डिफरेंट यहां पे बताए गए हैं। चलो अब पढ़ते हैं एस क्या कह रहा है। दो ही यूज्ड the recorded history of mankind, but he was interested not merely in the chronology of single states or groups but in the rise and fall of whole civilizations। कह रहा है कि हालांकि जो टॉयनबी है उन्होंने क्या किया था, मैनकाइंड का हिस्ट्री पूरा यूज किया था, है ना, लेकिन वो इंटरेस्टेड थे किसी एक स्पेसिफिक जगह के बारे में जानने में नहीं, वो पूरा ही ह्यूमन बींग्स का जो हिस्ट्री था वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे डिके हुआ, उस चीज को जानने में इंटरेस्टेड थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो ऑप्शन चलना चाहिए वो मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये सही फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, है ना। जो ये QR लिखा हुआ है ये तो मुझे लगता है बिल्कुल सही फॉर्मेट में लिखा है। हम जनरली जो चीज समझते हैं वो कुछ ऐसा लिखा है। देखो यहाँ पे अगर मुझे लगता है, अगर मुझे अरेंज करना होगा तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम जनरली जो सोचते हैं हिस्ट्री वैसी है, टॉयनबी का जो व्यू है हिस्ट्री का वो अलग है। तो P के साथ में मुझे लगता है Q को कनेक्ट हमें करना चाहिए। चलिए फिर भी ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा वाला थोड़ा सा लॉजिक बना रहा है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ा हो मेरे साथ तो आपको पता चलेगा कि QR और जो S पॉइंट है, QRS क्या कर रहा है बेटा, QR और S, मैं ये नहीं बोल रहा कि सीक्वेंस ही होना चाहिए, लेकिन QR और S क्या कर रहा है, ये सारे टॉयनबी जो हैं उन्हीं के रिस्पेक्ट में बातें कर रहा है कि टॉयनबी ने कैसे कैसे क्या क्या किया। लेकिन जो P है वो जनरल स्टेटमेंट है, ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। तो हमने सीखा था कि जनरल से स्पेसिफिक पे जाना चाहिए हमें। तो देख लेते हैं, अगर ये
जनरल से स्पेसिफिक वाले कॉन्टेक्स्ट में कोई पॉइंट है जो बात कर रहा है तो उसी को प्रेफरेंस हम दे देंगे, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से हमें शुरू करना चाहिए पी वाले पॉइंट से, उसके बाद में हम टॉइन बी में शुरू करेंगे तो पी के साथ में हमें क्यू पे आ जाना चाहिए, फिर आर एस या एस आर में कोई एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो पी के हिसाब से अगर हम शुरुआत करने की बात करें तो चलिए देखते हैं क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो पी से शुरू कर रहा हो और उसके बाद में फिर क्यू आर एस ले रहा हो। देखो यहाँ पे दो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, पहला है पी एस क्यू आर और दूसरा है पी क्यू एस आर। अब चलो देखते हैं। देखो पी एस के बाद में क्यू आर की बात अगर हमने करी है ना, जरा सा वापस से एक बार आते हैं। पी एस क्यू आर है और उसके बाद में है पी क्यू एस आर। देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं पी की बात कर रहा हूं, ठीक, उसके बाद में क्यू आ गया तो ये तो ठीक है, पी के साथ में क्यू आ गया, क्योंकि हमने जनरली अपने बारे में बात करी है, पहले अपने बारे में बात करी, ये बात यहां पे खत्म हो गई। फिर उसके बाद में टॉइन बी का नाम आना तो जरूरी है बेटा। अगर टॉइन बी का नाम नहीं आया तब मैं ही कैसे यूज करूंगा, गलत हो जाएगा। टॉइन बी के लिए ही यूज किया है और अगर टॉइन बी ही नहीं आ रहा है तो ही वाला पॉइंट कैसे आ पाएगा। मतलब क्यू के बाद ही आर और एस आ सकते हैं, क्यू के बाद ही आर और एस मैं ले सकता हूं, क्योंकि ही में भी क्योंकि एस वाले में भी जो ही यूज किया है टॉइन बी के लिए यूज किया है, राइट। तो यहां पे देखो जो एस आ जा रहा है, क्यू से पहले जो एस आ जा रहा है, उसी हिसाब से ए ऑप्शन यहां पे गलत हो जाएगा और क्यू और एस तो हमने ऐसे ही हटा दिया था। सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा पी क्यू एस आर। तो अगर हम पढ़ लें तो ये कौन सा हो जाएगा, पी वाले में हमने बात करी है वी वाली, क्यू में हमने बात की है टॉइन बी की, उसके बाद में एस क्या बोल रहा है कि उन्होंने पूरे मैनकाइंड के बारे में पता लगाया था, फिर ये ही वाला पॉइंट हो गया और लास्ट में आर वाला पॉइंट हो जाएगा फिर से ही वाला, ठीक है। तो पी क्यू एस आर इसका प्रॉपर ऑर्डर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे और लास्ट में फिर इसको कंक्लूड कर देंगे कौन से वाले पॉइंट से, सेंटेंस नंबर 6 के साथ में, मतलब अमंग द सिविलाइजेशंस दैट ही स्टडीड वाज दैट ऑफ इंडिया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 वाला इधर ही लिखा हुआ है। चलो देखो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अभी आगे आएगा। साइंस फर्स्ट बिगैन टू बिकम इंपॉर्टेंट आफ्टर एडी 1500। ठीक है, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, है ना। तो साइंस सबसे पहले इंपॉर्टेंट कब होना शुरू हुई, 1500 एडी के बाद में, ठीक है। इसके बाद में साइंस इंपॉर्टेंट होना शुरू हो गई, ठीक है। 6 नंबर सेंटेंस बोल रहा है, men read them became inquisitive again and began to want to find things out। inquisitive क्या होता है, inquisitive का मतलब होता है क्यूरियस होना, यार जानना कि मतलब इसके बाद क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, तो इंक्विजिटिवनेस इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो PQRS पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा वाला पॉइंट फिट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बुक्स केम टू बी सर्क्यूलेटेड। अच्छा, ड्यूरिंग द मिडिल एजेस द कमिंग ऑफ साइंस वॉज हिंडर्ड बाय द चर्च। मिडिल एजेस में साइंस को नहीं आने दिया जा रहा था क्योंकि चर्च वाले जो लोग थे वो लोग इसको नहीं आने दे रहे थे। आर कहता है, चर्च का मतलब है यहाँ पे जो भी रूलर्स थे उन्होंने थोड़ा सा उसको रोका। In the middle of the 15th century, however, the Turks captured the city of Constantinople and Greek books were scattered far and wide। ठीक है, 15th सेंचुरी के मिड में क्या हुआ, जो टर्कीज थे उन्होंने, जो टर्क्स थे उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टेंटिनोपल का सिटी को और ग्रीक को क्या किया, बिखरा दिया और पूरे उसमें मतलब फैला दिया पूरे समाज में। इट कंसिडर्ड फ्री इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स टू बी विकेड। ठीक है, इसको माना गया था कि फ्री इंक्वायरी है इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स टू बी विकेड। अब ऐसा मानते थे कि मतलब अगर किताबें लोग पढ़ लेंगे तो सारी बातें जान जाएंगे, है ना, और फिर गुमराह हो सकते हैं या सबको कुछ पता चल सकता है। इस हिसाब से मतलब ऐसा मेंटालिटी था, जिस वजह से मेजरली ये लोग किताबों को सर्कुलेट होने से थोड़ा सा पीछे हटते थे कि नहीं होना चाहिए ये चीज़। अब अगर हम बात करें इसके स्टार्टिंग की, तो देखो यहाँ पे कहीं पे बोला है कि मैन पढ़ते थे, उसके मैन ने पढ़ा लोग चीज़ों को और इंक्विजिटिव बन गए। फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बुक्स केम टू बी सर्कुलेटेड ड्यूरिंग द मिडिल एजेस द कमिंग ऑफ साइंस वाज हिंडर्ड बाय द चर्च। In the middle of the 15th century, however, the Turks captured the city of Constantinople and the Greek books were। अब देखो अगर आप एक चीज़ को ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी यहाँ बात हो रही है बुक्स को कैसे हमने सर्कुलेट कर दिया था, स्कैटर कर दिया था, है ना। और उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा ऊपर आके देखोगे तो यहाँ पे भी बुक्स केम टू बी सर्कुलेटेड की बात हो रही है, यानी कि अभी हमको बुक्स पे तो नहीं आना है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है बेटा, स्टार्टिंग हो रहा था, हमने स्टार्टिंग किया था साइंस वाले कॉन्टेक्स्ट से, है ना।
तो साइंस वाले कॉन्टेक्स्ट से जब हमने स्टार्टिंग किया था सेंटेंस नंबर 1 में, साइंस फर्स्ट बिगेन टू बिकम इंपॉर्टेंट आफ्टर एडी 1500, तो उसके आगे जब हम बात करेंगे तो एकदम से हम बुक्स पे जंप नहीं करेंगे। अगर सिर्फ बुक्स के बारे में ही बात हुई होती आगे तब ये पॉसिबिलिटी थी। अगर शुरुआत साइंस से की है तो आगे का कंटिन्यूएशन हम पहले साइंस का करके खत्म करते हैं, उसके बाद हम बुक्स वाले कॉन्टेक्स्ट पे जंप करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे पी वाले में भी बुक्स के बारे में बात कर रहा है, तो पी से शुरुआत तो नहीं करते हैं। एक्सक्यूज मी। क्यों में बोला ड्यूरिंग द मिडिल एजेस द कमिंग ऑफ साइंस वाज हिंडर्ड बाय द चर्च। अब ये सेंसिबल है क्योंकि इसमें भी फिर से साइंस को कैसे कैसे रोका गया या फिर कैसे कैसे साइंस मतलब रोकी गई, साइंस को नहीं लाने दिया गया एग्जिस्टेंस में, इसकी बात हम कर लेंगे। आर में बुक्स के बारे में बात हो रहा है तो आर से शुरुआत नहीं हो सकता। एस बोल रहा है इट कंसीडर्ड फ्री इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स टू बी विकेड, तो चलो एस की जगह पे हम लेते हैं क्यू से शुरुआत, क्योंकि क्यू ने फिलहाल यहां पे साइंस को ही कंसिडर किया हुआ है। क्यू से हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? एक ही ऑप्शन है। चलो जरा सा देखते हैं क्यू से हम शुरुआत करके कि क्या ये लॉजिक दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके अलावा हम एस से शुरुआत कर सकते थे, तो दूसरा पॉइंट जो हम कंसिडर करेंगे वो होगा पॉइंट नंबर सी। ए वाला और डी वाला बाहर कर देंगे बेटा, क्योंकि इन दोनों में बुक से स्टार्टिंग हो रही है, तो बुक से स्टार्टिंग हो रही इस वजह से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग करनी है साइंस से, राइट। चलो तो क्यू एस आर पी देखते हैं और एस आर पी क्यू देखते हैं। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं इसको, और कौन सा अरेंजमेंट प्रॉपर ऑर्डर दे रहा है इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहला था क्यू एस आर पी, चलो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। क्यू के बाद में ड्यूरिंग द मिडिल एजेस द कमिंग ऑफ साइंस वाज हिंडर्ड बाय द चर्च, क्यू हो गया। उसके बाद में है एस, इट कंसिडर्ड फ्री इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स टू बी विकेड। अब देखो मिडिल एजेस में क्या हुआ था, साइंस नहीं ला रहा था, उसको चर्च ने क्या कर दिया, रोकथाम लगा दी। क्यों क्यों ऐसा किया? क्योंकि इज कंसिडर्ड फ्री इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स टू बी विकेड। उन्होंने कहा कि अगर लोग सब चीज जान जाएंगे नेचर के बारे में तो ये गलत चीज है, बुरी चीज है। इसका मतलब है जब चर्च ने रोका था कि साइंस को नहीं लाओ, तो क्यों रोका था, उस चीज का रीजन क्या दे रहा है, एस दे रहा है। इसका मतलब अगर मैं क्यू के साथ में एस को कनेक्ट करता हूं, सो दिस गेट्स द एग्जैक्ट रीजन कि ये इसी वजह से होना चाहिए, और ये कंडीशन है, इसका रीजन एस दे रहा है। मतलब क्यू और एस एकदम परफेक्ट पेयर, क्यू और एस एकदम परफेक्ट पेयर बन के आ रहे हैं, है ना। तो क्यू एस एकदम परफेक्ट पेयर बन गया। उसके बाद में क्या बोल रहा था, क्यू एस के बाद में क्या बोल रहा है, क्यू एस के बाद में है आर पी। अब क्यू एस के बाद में आर और फिर पी पढ़ेंगे, चलो देखते हैं जरा। क्यू एस के बाद में आर और फिर पी। इन द मिडल ऑफ द 15th सेंचुरी हाउएवर द तुर्क कैप्चर्ड द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब ये कह रहा है कि लेकिन 15th सेंचुरी के मिडिल में क्या हुआ, जब टर्कीज ने क्या कर लिया, कॉन्स्टेंटिनोपल को मतलब कैप्चर कर लिया, ग्रीक को कैप्चर कर लिया, उसके बाद में बुक्स को लोगों में बांट दिया कि भैया तुम पढ़ो, तुमको ये जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो पहले क्या चल रहा था, नहीं आने दे रहे थे, बहुत ज्यादा नैरो मेंटालिटी थी कि यार लोगों को पता चल जाएगा तो सब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। फिर जब टर्कीज ने कैप्चर कर लिया तब क्या हुआ, बुक्स को सर्कुलेट कर दिया गया। तो आर बहुत बढ़िया पेयर है इसके साथ में रहने के लिए। लास्ट में पी पाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बुक्स केम टू बी सर्कुलेटेड। और जब लोगों में बांट दिया, इस इंसिडेंट के बाद में रिजल्ट क्या हुआ कि बुक लोगों में प्रचलित हो गई और लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में मेन रेड देन, तो उन्होंने क्या किया, फिर लोगों ने किताबों को पढ़ना शुरू किया, इंक्विजिटिव हुए और फिर इन्होंने चीजों को खोजना शुरू किया, है ना। जब पढ़ेंगे तो चीजें दिमाग में क्वेश्चन की तरह आएंगी, डाउट की तरह आएंगी। जैसे आप जब पढ़ते हो तो डाउट्स आते हैं, पढ़ते नहीं हो तो कोई डाउट ही नहीं आता, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी नहीं। तो वैसे ही सेम यहाँ पे अब फिर आगे ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन पॉइंट नंबर क्यू से, फिर आएंगे एस पे, उसके बाद आएंगे आर पे और फिर आएंगे पी पे। तो हमको आगे बढ़ने का जरूरत है ही नहीं बेटा, क्योंकि एग्जैक्टली सारे पॉइंट्स एक दूसरे को फिट करते हुए यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल गए हैं। सो क्यू एस आर पी के साथ जाएंगे, एस आर पी क्यू पे या ऑप्शन ए या डी पे जाके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, तो इस हिसाब से धीरे धीरे आप जब ट्रिक सीखते जाओगे तो आपको मालूम चलता जाएगा कि एग्जैक्टली मैं कैसे सही वाले ऑप्शन पे ही लैंड करूं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब यहाँ पे है फैटिक वॉज अ मिस्टीवियस बॉय ऑफ 14। फैटिक कौन था, एक बहुत शैतान लड़का था, 14 साल का था, ठीक है। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है अल्टीमेटली ही इज डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ एज अ स्कॉलर, और लास्ट में उसने क्या कर दिया, अपने आप को एज अ स्कॉलर प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे एक शैतान बच्चे से लेके उसके स्कॉलर प्रूव होने तक की शायद कहानी लिखी होगी। चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सेंटेंस सही ऑर्डर में आ जाएगा। इट वॉज देन दैट फैटिक्स अंकल ऑफर्ड टू टेक द बॉय टू कोलकाता, शी वॉज मच वरीड अबाउट हिज एजुकेशन। अभी शी कहां से आ जाएगा, क्योंकि बॉय था, तो देखो क्यों शुरुआत नहीं कर पाएगा, यहां पे इन्होंने किया भी नहीं है।
चलो आर देखो, हिज मदर फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रिंग हिम अप अवे फ्रॉम हिज होम, फैटिग बिकेम सोबर एंड इंडस्ट्रियस। अब देखो सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है, उसने कहा है कि फटीक जो था वो कौन था, बहुत ज्यादा दुष्ट या बहुत शैतान बच्चा था, ठीक। लेकिन अभी अगर मैं एस से शुरुआत करूंगा तो ये बोलने लगा सीधा सीधा कि जो फटीक है वो क्या है बेटा, वो कौन अगर मैं ऐसे शुरुआत करूंगा तो कह रहा है कि वो अपने घर से दूर फटीक बहुत सोबर और डिसेंट बन गया था। तो एकदम से अगर मैं नेगेटिव बोलूं उसके बाद एकदम से मैं उसको पॉजिटिव कर दूं तो ये काम तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इस वजह से मैं ऐसा करने से बचूंगा। और जो सेंटेंस नंबर 1 है उसके साथ में मैं एस को तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, राइट। इस वजह से एस को मैं बिल्कुल भी नहीं कनेक्ट करूंगा। तो एक ऑप्शन तो यहां से बाहर हो जा रहा है, ये कौन सा है, बी वाला ऑप्शन यहां से बाहर हो गया, ठीक। अब देखो यहां पे कौन से ऑप्शंस और बच रहे हैं हमारे पास में, एक सेकेंड, बी वाला ऑप्शन बाहर है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूं, हाँ अब देखिए, तो बी वाला ऑप्शन हमने बाहर कर दिया, एस आर क्यू पी यहां से बाहर हो गया। अब कौन सा बचता है, देखो पी क्यू आर बच रहे हैं हमारे पास में, क्योंकि एस से हम शुरुआत नहीं कर सकते हैं। अब ऑप्शन यहां पे जो स्टार्ट हो रहे हैं वो एक हो रहा है पी से, दूसरे हो रहा है आर, और आर से। पी से देखो, इट वॉज देन दैट फैटिक्स अंकल ऑफर टू टेक द बॉय टू कोलकाता। अब उसी टाइम की बात है जब ये जो फैटिक है इसके अंकल ने क्या बोला कि चलो भैया तुम्हें कोलकाता लेके चलते हैं। तो शैतान लड़का था, एकदम से उसके अंकल उसको कोलकाता लेके चले गए, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा लग रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा सस्पेक्ट में रखते हैं, ए वाले को थोड़ा सा अभी डाउट में रखते हैं। आर वाले ऑप्शंस को दोनों से देख लेते हैं, फिर आएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो ए वाले में, है ना। सी देखते हैं, आर एस है और इधर क्या है, आर क्यू है। चलो आर एस देखते हैं, हिज मदर फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रिंग हिम अप। अगर बच्चा कोई बहुत शैतान है तो उसका पालन पोषण करके उसको बड़ा करना बहुत मुश्किल होगा, यानी आर तो काफी सेंसिबल सी चीज है। तो सेंटेंस नंबर 1 के बाद में अगर हम आर रखेंगे तो ये काफी लॉजिकल लग रहा है, ठीक है। आर के साथ में एक बार एस रख के देखते हैं, अवे फ्रॉम हिज होम फैटिक बिकेम सोबर एंड इंडस्ट्रियस। अरे अभी तो मुश्किल लग रहा था, अभी वो दूर गया ही नहीं, तो आर के साथ में एस रखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहां पे भी देखो आर के साथ में एस ही है, इसीलिए ए ऑप्शन को भी हमने बाहर कर दिया। चलो डी वाले पे आते हैं, आर के साथ में क्यू, हिज मदर फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रिंग हिम अप, शी वॉज मच वरीड अबाउट हिज एजुकेशन। अब देखो यहाँ पे क्यू लगाऊंगा तो एकदम प्रॉपर ऑर्डर बन गया, है ना। मुश्किल हो रहा था उसको धीरे धीरे बड़ा करना, पालना पोसना, और उसकी माँ इसलिए परेशान रहती थी उसके एजुकेशन के लिए। तो आगे पढ़ने की लॉजिक नहीं भी है, इसलिए आंसर नंबर डी करेंगे और फटाफट आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आर क्यू लिंक कर गया है और बाकी सारे ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट हो चुके हैं तो अल्टीमेटली आगे भी एलिमिनेट हो ही जाएगा वो बाकी 3, और ये डी वाला एज ए करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चलो यहाँ पे पी क्यू आर एस पूरा लिखा हुआ है, थैंक गॉड यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, बार बार इधर शफल करना, स्क्रॉल करने में शायद आपको भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। चलो सेंटेंस नंबर 1 पढ़ते हैं, whenever I met बाबा आमटे I was reminded of an anecdote my grandmother used to tell me। जब भी मैं बाबा आमटे से मिलता था मुझे एक ऐसी कहानी याद आया करती थी, एक कहावत याद आया करती थी जो मेरी दादी मुझे सिखाया करती थी, है ना। इस चीज का यहाँ पे जिक्र कर रहा है, he forgot that he had made it, और वो भूल जाते थे कि उन्होंने ही ये काम किया है, ठीक है। He once made an idol of God। एक बार उन्होंने क्या किया, भगवान की एक मूर्ति बनाई। आइडल ऑफ गॉड मतलब भगवान की मूर्ति बनाई। As the idol was nearing completion, the sculptor was becoming more and more withdrawn into himself। ठीक है, जैसे जैसे वो पूरा मूर्ति बनता जा रहा था और वो उस चीज में रमते जा रहे थे। And the moment it was complete, he threw away his chisel and hammer and bore to the idol of God he had just created। There was a great sculptor। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जैसे ही वो मूर्ति बनके पूरी तैयार हुई, वो उन्होंने मूर्ति को साइड में रखा, छीनी हथौड़ी अपनी फेंकी और उसके सामने झुक के उन्होंने प्रणाम कर लिया। देयर वॉज अ ग्रेट स्कल्प्टर। और स्कल्प्टर का मतलब कौन होता है, शिल्पकार जिसको बोलते हैं, ना, जो लोग मूर्ति वगैरह बनाते हैं, मूर्तिकार, शिल्पकार, उसको स्कल्प्टर बोलते हैं। ठीक है, तो PQRS में हमें यहाँ पे सारी चीजें मिल गई हैं। अब हम शुरुआत किस वाले से कर सकते हैं, इसको जरा सा देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बाबा आमटे की बात कर रही थी, उन्होंने मुझे एक एनेक्डोट याद दिलाया, मतलब एक कहावत याद दिलाई जो मेरी ग्रैंड मदर कहा करती थी, है ना। कहावत में वो क्या करा करती थी, तो वहां पे कहावत में क्या करती थी कि एक बार एक महान स्कल्प्टर या एक बार एक महान मूर्तिकार हुआ करता था। तो देखो अगर आप यहाँ पे एनेक्डोट की बात कर लो तो ये काफी आसानी से क्रिएट भी हो जाएगा। एनेक्डोट कौन सा बताया करती थी मेरी दादी माँ, कि एक बार एक बहुत महान शिल्पकार था।
चलो अभी अपने आप से अरेंज करते हैं, देखेंगे क्या ये ऑप्शंस में फिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो एस से अगर मान लीजिए मैंने शुरुआत किया है, ठीक है, देयर वाज अ ग्रेट स्कल्पचर। अब हो सकता है कि ऐसा ऑप्शन नहीं भी कनेक्ट किया गया हो, लेकिन अगर एक जनरलाइज हम देख लें तो क्या हो सकता है। एक बार एक महान स्कल्पटर था, उन्होंने एक बार क्या किया, एक आइडल ऑफ गॉड बनाई, भगवान की मूर्ति बनाई, है ना। तो P के साथ में इसको हम आ जाएंगे, कर देंगे ही, S के साथ में P। As the idol was nearing completion, the sculptor was becoming more and more withdrawn into himself, and the moment it was complete, तो Q के बाद में R रख देंगे, Q रखेंगे और फिर R रख देंगे। R बोल रहा है and the moment it was complete, और फिर उसके बाद में जो मूर्ति बन गई, उन्होंने छीनी थोड़ी साइड में रखी और उसके सामने बो करके प्रणाम किया, है ना। He forgot that he had made it, और वो भूल गए कि उन्होंने उस चीज को बनाया है, ठीक है। चलो एस क्यू एस पी क्यू आर एक लॉजिकल एक एक्सप्लेनेशन बन रहा है, बट फिर भी हम जरा देखते हैं कि यहां पे ऑप्शंस में क्या क्या है। ऑप्शंस में हमारे है पी क्यू आर एस है, पी से शुरुआत तो नहीं हम कर रहे थे, फिर एस आर पी क्यू है, एस पी क्यू आर हमें ऑप्शन नंबर 6 में मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, इट शुड बी एस पी क्यू आर। क्योंकि बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो ऑप्शन के बिना भी आप इसको अरेंज कर ही सकते थे, है ना। सो एस पी क्यू आर के साथ जाएंगे, सो ऑप्शन वुड बी, करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। तो क्यू पी आर एस, पी एस आर पी क्यू आर एस, ये सब का कोई लॉजिक नहीं है। इन सब में कॉमन सेंस भी बहुत जरूरत होती है, अगर आप कॉमन सेंस यूज करके करोगे तो ये क्वेश्चंस आसान ही लगेंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आना पड़ेगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। रॉस सेंट एन अकाउंट ऑफ हिज वर्क टुगेदर विद स्लाइड एंड स्पेसिमेंस टू मैनसन। रॉस ने क्या किया, मैनसन को अपना पूरा अकाउंट भेजा कि मतलब मैं क्या क्या काम करता हूं या करती हूं, अपनी स्लाइड और स्पेसिमेंस के साथ। स्पेसिमेन मतलब एग्जाम्पल्स के साथ में, जो सैंपल्स होते हैं उसके साथ में। रॉस वॉज इलेक्टेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी 1901। रॉस को कैसा इलेक्ट कर दिया गया, एक मेंबर बना दिया गया रॉयल सोसाइटी का 1901 में, ठीक है, बहुत बढ़िया हुआ रॉस के साथ में। अब PQRS देखो क्या कह रहे हैं, दे प्रोड्यूस द प्रोफाउंड सेंसेशन। अब उन्होंने प्रोड्यूस किया था प्रोफाउंड सेंसेशन, एक ऑप्शंस भी इधर ही आ जाएंगे, लेकिन काफी ज्यादा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। दे फाउंड अ प्रोफाउंड सेंसेशन। अब सेंटेंस 1 कह रहा है रॉस सेंट एन अकाउंट ऑफ हिज वर्क टुगेदर विद स्लाइड एंड स्पेसिमेन टू मैनसन। मैनसन में भेजा, दे प्रोड्यूस अ प्रोफाउंड सेंसेशन। अब एकदम से रॉस ने भेजा था, दे प्रोड्यूस अ प्रोफाउंड सेंसेशन, कोई मतलब है इस चीज का, एकदम से इस वाले ऑप्शन को हम नहीं ले सकते, तो पी को फिलहाल हम बाहर करेंगे। तो कोई भी ऑप्शन जो पी से शुरू हो रहा है उसको हम हटा देते हैं। देखो ऑप्शन नंबर सी बी यहां से हट गया है, बी को हमने हटा दिया है। चलो ये तो स्लाइड होकर ही हट जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हम हटाते जा रहे हैं, है ना। चलो तो हमने ऑप्शन नंबर ए को फिलहाल हटा दिया है, ए ही था ना, नहीं, बी ऑप्शन को हमने हटा दिया है, बी ऑप्शन यहां से हट गया है, बी ऑप्शन हट गया। क्यों, देखो इन जुलाई 1989 मैनसन डिस्क्राइब्ड रॉसेस रिजल्ट टू द ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन, है ना। जुलाई 1898 में मैनसन ने क्या किया, रॉस का जो रिजल्ट है वो ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन को सुना दिया, ठीक है। क्यू को हम ले सकते हैं एज अ स्टार्टिंग, क्योंकि जो रॉस है उन्होंने मैनसन को वो जो अपना सैंपल्स हैं वो सब भेजे थे, और 1898 में मैनसन ने क्या किया, रॉस का रिजल्ट ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन को सुना दिया। तो क्यू वाला जो ऑप्शन है वो फिर भी लॉजिकल है, हम क्यू वाले ऑप्शन को ले सकते हैं आंसर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, आर क्या बोल रहा है। द प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल सोसाइटी केम टू मैनसन्स हाउस एंड इंस्पेक्टेड रॉसेस मटेरियल्स एंड सेड दैट इट वाज ऑफ रिमार्केबल इंटरेस्ट एंड वैल्यू, ठीक है। अब देखो पहले तो रॉयल सोसाइटी का कोई जिक्र होना चाहिए, दूसरा जब ये कहेगा कि मैनसन ने डिस्क्राइब किया रॉस का रिजल्ट को ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन में, उसके बाद हम ये ले सकते हैं कि प्रेसिडेंट रॉयल सोसाइटी का आया मैनसन के घर पे और इंस्पेक्ट किया रॉस का मटेरियल्स की वो क्या क्या है ना, तब ये लॉजिक है। फिर आता है हमारे पास में एस, व्हेन मैनसन हैड फिनिश्ड द होल ऑडियंस रोज एंड चीयर्ड। अब देखो जब मैनसन ने फिनिश किया तो पूरी ऑडियंस खड़ी हुई और उन्होंने ताली बजाई। तो देखो यहां से दो ऑप्शन हम सीधा सीधा बाहर निकाल सकते हैं, एस सीधा बाहर निकल जाएगा और यहां से निकल जा रहा है पी एस आर क्यू। अब आर से शुरुआत अगर हम करें तो देखो क्या गड़बड़ होगा, अगर हम आर से शुरुआत करें तो क्या गड़बड़ होगा।
आर कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल सोसाइटी केम टू मैनसन्स हाउस एंड इंस्पेक्टेड रॉसेस मटेरियल्स। इसके पहले मुझे लिखना पड़ेगा पॉइंट नंबर क्यू, क्योंकि मैनसन ने डिस्क्राइब पहले करेगा कि ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन को कि ऐसी ऐसी चीजें इन्होंने मुझे भेजी है। उसके बाद में अगर उनको लगेगा कि कुछ कंसिडर्ड है तब वो आएंगे उस चीज को इंस्पेक्ट करने की, चलो ये अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो पहले उनको भेजना पड़ेगा एक नोटिस कि मतलब मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें आई हैं, फिर यहां से एक कोई रॉयल का आदमी आएगा उस चीज को इंस्पेक्ट करने। तो क्यू के बाद में ही आर आना पॉसिबल है, आर के बाद में क्यू आना पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में हमारे पास में QPSR आ रहा है। एक बार QPSR से देखते हैं, क्योंकि Q वाला ही हमने शुरुआत करना था और Q से सिर्फ एक ही ऑप्शन है QPSR। एक बार QPSR को पढ़ के देख लेते हैं। शुरू कर रहा है Q से, इन जुलाई 1898 मैनसन डिस्क्राइब्ड रॉसेस रिजल्ट टू द ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन। फिर आ रहा है P, दे प्रोड्यूस अ प्रोफाउंड सेंसेशन, उनको लगा कि यार ये तो बढ़िया चीज है। उसके बाद में S आएगा, व्हेन मैनसन हैड फिनिश्ड द होल ऑडियंस रोज एंड चीयर्ड। द प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल सोसाइटी केम टू मैनसन्स हाउस एंड इंस्पेक्टेड रॉसेस मटेरियल्स एंड सेड दैट इट वाज अ रिमार्केबल इंटरेस्ट एंड वैल्यू। फिर आएगा रॉस वाज इलेक्टेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन 1901। तो इस हिसाब से ये पूरा प्रॉपर ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, चलो ज्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी था ये, और जस्ट बिकॉज ये काफी लंबा था इस वजह से भी प्रॉब्लमैटिक लग सकता है। सो इट वुड गो विद ऑप्शन नंबर सी, QPSR। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 10th पे चलना है आई गेस हमें। अब क्वेश्चन नंबर 10th पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सिविलाइजेशन dawned when early man learned how to produce heat and energy by burning wood। ठीक है, when they have been used they cannot be replaced. The steam was used to produce electricity in this century. Great use has been made of oil and natural gas, and the use of atomic reactors also has provided another source of energy. Much later, the first industrial revolution was based on the production of steam by burning coal, but none of these fuels is renewable. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है जिसमें लगभग क्वेश्चन स्क्रीन पे एक साथ में आ गया है काफी देर के बाद। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या क्या पूछना चाहता है। सिविलाइजेशन dawned when early man learned how to produce heat and energy by burning wood। मतलब ये चीज बूम में आ गई थी जब इन्होंने सीख लिया था कि हीट और एनर्जी को वुड प्रोड्यूस करके कैसे हम हीट और एनर्जी कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वुड को या लकड़ी को बर्न करके। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके आंसर की या इसके आगे कंटिन्यूएशन की, तो जरा ध्यान से अगर आप देखो तो इसमें लिखा है देन स्टीम वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोई मतलब ही नहीं है, तो पी वाला ऑप्शन हम सीधा सीधा बाहर कर देंगे। पी वाला ऑप्शन हमारे पास में एक है जो है ए, बाहर हो गया। बाकी सारे ऑप्शन शुरू हो रहे हैं आर से ऑटोमेटिकली। तो देखते हैं आर वाले ऑप्शन में कौन सा वाला सही हो सकता है ना। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, आर वाले ऑप्शंस में कौन सा वाला लॉजिक दे सकता है, इसको देखते हैं। चलो आर वाले में कौन सा वाला लॉजिक दे रहा है इसको देखते हैं बेटा। ठीक है, पहले यहां से ये हटा देते हैं। पहला है PRQS, ये तो हट गया सीधा सीधा। ऐसा क्यों है? क्योंकि P से शुरुआत तो हो ही नहीं सकती है। बाकी सारे ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं R से, तो हमारे पास कई सारे अरेंजमेंट हैं। RQSP है, RPQS है और RPSQ है। यानी एक लॉजिक के हिसाब से तो RPQS या RPSQ होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज इन्हीं दो ऑप्शंस में किया है। बट फिर भी RQSP देख लेते हैं एक बार। आर से शुरुआत हो रही। मच लेटर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम बाय बर्निंग कोल। आर में ये कह रहा है। फिर आते हैं क्यू में। क्यू कह रहा है इन दिस सेंचुरी ग्रेट यूज हैज बीन मेड ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड द यूज ऑफ एटॉमिक रिएक्टर्स आल्सो हैज प्रोवाइडेड अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर उसके बाद में एस बोल रहा है बट नन ऑफ दीज फ्यूल्स इज रिन्यूएबल। फिर आ रहा है पी, देन स्टीम वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब ये गड़बड़ हो गया है ना। स्टीम को अब नहीं बात करेंगे, पहले ये सारी बातें करने के बाद अब स्टीम की बात नहीं करेंगे। ऑयल वगैरह जो है इसको तो बाद में लिखना पड़ेगा ना, पहले तो स्टीम की बात करनी पड़ेगी। चलो तो यहां पे RQSP फिलहाल सीरीज से बाहर हुए। अब बचता है RPQS और फिर बचता है RPSQ। मतलब R के साथ तो P को लगाना ही लगाना है। ठीक है। मच लेटर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम बाय बर्निंग कोल। अब देखो यहां पे स्टीम प्रोड्यूस किया था कैसे? कोल को बर्न करके।
फिर यहां पे देन स्टीम वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टीम को यूज किया क्या करके, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखो आर के साथ में पी तो फिक्स लिंक हो ही गया। अब आगे बढ़ते हैं, आर पी तो हो गया, अब पी के साथ में क्यू सही है या पी के साथ में एस सही है, जरा ध्यान से देखिए। अब एस कह रहा है बट नन ऑफ दीज फ्यूल्स इज रिन्यूएबल, लेकिन अभी तक तो सिर्फ एक ही फ्यूल की बात की है, तो एकदम से मैं एस को कैसे लगा दूं, है ना बेटा। अभी तक तो मैंने सिर्फ एक ही फ्यूल की बात की है, तो नन ऑफ दीज फ्यूल्स कैसे लगा दूं। इसका मतलब है एस लिखने के पहले मुझे क्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे ऑयल, नेचुरल गैसेस, इन सब की बात हुई है और इन सबको मिला के फ्यूल्स वाली बात हम कर सकते हैं। इसीलिए Q को हम पहले नहीं लिख सकते हैं, पहले मुझे S लिखना पड़े, पहले मुझे Q लिखना पड़ेगा, उसके बाद में S वाला पॉइंट लिखूंगा, क्योंकि नन ऑफ दीज फ्यूल्स लिखा है, तो इस फ्यूल्स के पहले आपको ढेर सारे फ्यूल्स के बारे में लिखना पड़ेगा, जो है यहां पे पॉइंट नंबर Q में। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो RPSQ है ये गलत हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा RPQS, ठीक है, क्योंकि Q वाले में ढेर सारे फ्यूल्स हैं और S वाला फ्यूल के बारे में बता रहा है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, घोस्ट इज अ सब्जेक्ट विच बैफल्स एवरीवन एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। बढ़िया, चलो, हर आदमी को घोस्ट या भूत वाला जो वर्ड है ये सबको परेशान करता रहता है ना, मतलब भूत से सभी डर जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो फिलहाल ये पैसेज भी भूत वाला ही है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कह रहा है। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है येट इज अ सब्जेक्ट विच हैज हेल्ड पीपल स्पेल बाउंड एंड द बिलीफ इन देम कंटिन्यूज टू फ्लरिश। फिर भी ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को एकदम मतलब चुप्पी लोगों के ऊपर साथ देता है, और जो इस पे बिलीफ है वो अभी तक बढ़ता ही चला जा रहा है, हमेशा से बिलीफ लोग इसको बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो ये वाली बात यहाँ पे हो रही है, ठीक। बट ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो मोर अबाउट देम, लेकिन ह्यूमन बींग्स हमेशा से क्यूरियस रहे हैं उनके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए, ठीक है। सेंटेंस नंबर 6 तक हटा देता हूं, PQRS को पढ़ते हैं और देखते हैं सही आंसर किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में आ पाएगा, ठीक है। चलो, बट ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो मोर अबाउट देम, नीडलेस टू से सच अटेम्प्ट्स हैव प्रूव टू बी यूजलेस। अभी कोई अटेम्प्ट यहां पे हो ही नहीं रहा है, इसलिए देखो फिलहाल अभी तक जितनी बात की उसमें कोई अटेम्प्ट तो है ही नहीं, है ना। कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स हमेशा से भूतों से डरते चले आ रहे हैं, तो अटेम्प्ट्स तो यहाँ पे सच अटेम्प्ट्स जो लिखा है मतलब ऐसे अटेम्प्ट्स, तो अभी तक अटेम्प्ट्स की बात तो हुई नहीं, मतलब ऐसे अटेम्प्ट्स वाला यानी कि क्यू वाला पॉइंट कहां चला गया बेटा, बाहर चला गया, है ना। अब सारे पॉइंट्स देखो एस से शुरू हो रहे हैं, तो एस के साथ में क्यू है, पी है और क्यू है, तो या तो एस क्यू होगा या तो एस पी होगा। चलो देखते हैं एस क्यू लॉजिक दे रहा है या एस पी लॉजिक दे रहा है। एस से इवन आफ्टर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस द रियलिटी ऑफ घोस्ट रिमेन अ मिस्ट्री टिल दिस डे, ठीक है, एस शुरू हो गया। अब क्यू लॉजिक देगा या तो पी लॉजिक देगा। अगर क्यू लॉजिक दे रहा है तो दो ऑप्शंस बचेंगे हमारे पास, अगर पी लॉजिक दे रहा है तो सी वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर देंगे एज द करेक्ट चॉइस। चलो क्यू पढ़ते हैं पहले। नीडलेस टू से सच अटेम्प्ट्स हैव प्रूव टू बी यूजलेस। अब यहां पे देखो द रियलिटी ऑफ घोस्ट रिमेन्स अ मिस्ट्री टिल दिस डे। अभी कह रहा है कि इतने सारे एडवांसमेंट हो गए लेकिन फिर भी जो भूतों की जो मिस्ट्री है वो अभी तक कैसी बनी हुई है, मिस्ट्री ही बनी हुई है। क्यू बोल रहा है नीडलेस टू से सच अटेम्प्ट्स, अरे अभी अटेम्प्ट तो कोई किया ही नहीं, तो मतलब एस के साथ में क्यू नहीं लगा सकते। तो देखो बी वाला पॉइंट और डी वाला पॉइंट बाहर हो गया। आंसर अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, क्योंकि 3 ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, तो इकलौता बचता हुआ वर्ड आंसर हो जाता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी के साथ हमें जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। There have been two schools of thought which deal with the errors of learners, ठीक है। Both views are popular today, but the second is gaining ground fast. The philosophy of the second school is that errors are natural and they will occur in any learning. So errors, they say, is a sign of faulty teaching methods. The first school maintains that if teaching methods are perfect, errors will never occur. They argue that we should concentrate on how to deal with errors instead of on methods of teaching. अब यहां पे कह रहा है कि दो स्कूल्स हैं थॉट के विच डील विद द एरर्स ऑफ लर्नर्स। जो लर्नर्स मिस्टेक करते हैं उसके बारे में दो पहलू या दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, मतलब दो तरह की बातें यहां पे देखने को मिलती हैं। सेंटेंस नंबर 6 में बोल रहा था बोथ व्यूज आर पॉपुलर टुडे बट द सेकंड इज गेनिंग ग्राउंड फास्ट। दोनों व्यूज आज पॉपुलर है, लेकिन जो दूसरा वाला व्यू है वो ज्यादा पॉपुलर आजकल के टाइम पे हो रहा है या देखने को मिल रहा है। अब वर्ड्स पढ़ते हैं, इनके PQRS पढ़ते हैं और देखते हैं ऑप्शंस में से कौन सा वाला हमें सूट कर रहा है। देखो
पी बोल रहा है द फिलॉसफी ऑफ द सेकेंड वन। तो सबसे पहले हम पहला वाला लेंगे या सेकेंड वाला लेंगे? कॉमन सेंस के हिसाब से यार पी से शुरुआत नहीं हो सकती है ना, क्योंकि इसमें सेकेंड स्कूल की बात कर रहा है। तो पी वाला ऑप्शन यहां से हटा देते हैं, ठीक है। क्यू बोल रहा है सो एरर्स दे से इज अ साइन ऑफ फॉल्टी टीचिंग मेथड्स। अब सो का मतलब हो गया ये लगभग किसी एक बात को तो कंक्लूड कर रहा है, लेकिन अभी तक हमने कोई बात कही नहीं है, तो ये कंक्लूड कर किसको रहा है? तो क्यू वाला शुरुआत नहीं करेगा, क्योंकि ये कंक्लूड करने पे बेसिकली बात करने लग गया, राइट। तो इसलिए हम क्यू वाले से शुरुआत नहीं करेंगे। तो सो वाला जो पॉइंट है इसने क्यू को बाहर कर दिया है, सो क्यू वुड बी किक्ड आउट। देखो क्यू एस आ गया, क्यू पी आ गया। तो जब हम सो से शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्यू वाले सारे पॉइंट्स किक्ड आउट। 3 ऑप्शंस ऐसे ही बाहर हो गए। वी आर रिमेनिंग विद दिस आर क्यू पी एस। एक बार पढ़ लेते हैं, अगर लॉजिक बनेगा सो वील गो विद दिस। आर पढ़ते हैं, द फर्स्ट स्कूल। अब देखो 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे, इसमें से पहले वाले की बात सबसे पहले करेंगे। सो वील स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर आर से शुरुआत करते हैं। अब पढ़ते हैं इसको प्रॉपर्ली। द फर्स्ट स्कूल मेंटेन्स दैट इफ टीचिंग मेथड्स आर परफेक्ट एरर्स विल नेवर अकर, ठीक है। आर के साथ में क्यू लगाते हैं। सो एरर्स दे से इज अ साइन ऑफ फॉल्टी टीचिंग मेथड्स, ठीक है। अब इस चीज को कंक्लूड कौन सा पॉइंट कर रहा है? क्यू। तो आर के साथ में क्यू लग गया, बिल्कुल बढ़िया। फिर आते हैं पी पे। पी कह रहा है द फिलॉसफी ऑफ द सेकेंड स्कूल। देखो पहला स्कूल को खत्म कर दिया, फिर आ रहा है सेकेंड स्कूल की बात, फिर आएगा पी, फिर लास्ट में आएगा एस जो कह रहा है दे आर्ग्यू दैट वी शुड कंसंट्रेट ऑन हाउ टू डील विद एरर्स इंस्टेड ऑफ ऑन मेथड ऑफ टीचिंग। मतलब दोनों स्कूल्स की बात करने के बाद में एक पॉइंट है जो कंक्लूड कर रहा है कि मतलब कैसे एरर्स के साथ डील करना है, इस चीज पे ज्यादा जोर देना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, ठीक है। चलो सो ये हो जाएगा आर क्यू पी एस। सो 12th क्वेश्चन वुड गो विद आर क्यू पी एस, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। डाउन द स्टेयरवे ऑफ द हॉलीडे इन होटल आई एंटर द कॉन्फ्रेंस हॉल, ठीक है। यहां पे कोई इंसिडेंट बताया जा रहा है, कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में भी शेयर कर रहा है। सम आर लीनिंग अगेंस्ट द साइड वॉल, ठीक है। आई टेक अ सीट इन द बैक रो एज मोर चेयर्स आर क्वाइटली स्लिप्ड इन फॉर लेट कमर्स। द हॉल इज ऑलरेडी पैक्ड विद डेलीगेट्स, still quite a few people are left standing. Most of the delegates are executives of Indian or Indo-US companies. ठीक है, यहां पे एक हॉलीडे इन होटल है जिसमें कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, जो कॉन्फ्रेंस हॉल में जैसे ही एंटर करता है फिर क्या होता है ये बात आपको यहां पे कनेक्ट करके बतानी है। सो फॉर दिस यू हैव पी क्यू आर एस, ये 4 यहां पे सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाला इसमें प्रॉपर ऑर्डर को दे रहा है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1 हमने पढ़ लिया है, उसके बाद में हम स्क्रॉल करके आ जाते हैं पी क्यू आर एस पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब यहां पे अगर हम पी की बात करें, आई टेक अ सीट इन द बैक रो। अब घुसते ही पहले सीट नहीं ले लेंगे, है ना, पहले देखेंगे क्योंकि बाकी ऑप्शंस में वैसा ही बोला जा रहा है। सो आई टेक अ सीट इन द बैक रो एज मोर चेयर्स आर क्वाइटली स्लिप्ड इन फॉर लेट कमर्स, ठीक है। क्यों बोल रहा है द हॉल इज ऑलरेडी पैक्ड विद डेलीगेट्स। अब ये वाला थोड़ा सा लॉजिकल है। देखो पी कह रहा था कि आते ही मैं बैठ गई सीट लेके, और क्यों बोल रहा है कि मैंने देखा पहले कि जो हॉल था वो ऑलरेडी पैक था, बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए थे। तो सबसे पहले मैं देखूंगा आके, मैं तुरंत बैठ थोड़ी जाऊंगा, बैठने वाला चीज बाद में होगा, पहले सबसे पहले आते ही मेरी नजर पड़ेगी कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। तो पी से ज्यादा प्रेफरेंस मैं क्यू को दूंगा। तो पी वाला ऑप्शन को फिलहाल अभी मैं इस लिस्ट से बाहर कर देता हूं। मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक है एस वाला और एक है क्यू वाला। तो यहां पे मेरे पास में क्यू वाला का प्रेफरेंस है, तो मैं क्यू वाले के साथ में भी जा सकता हूं और एस वाले के साथ में भी जा सकता हूं, बट बी वाला ऑप्शन कोई लॉजिक नहीं दे रहा है। तो देखते हैं एस क्यू आर पी क्या कह रहा है, फिर एस आर क्यू पी क्या कह रहा है, फिर क्यू एस पी आर पे आएंगे, ठीक है। तो एस वाला देखते हैं। एस कह रहा है मोस्ट ऑफ द डेलीगेट्स आर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ इंडियन और इंडो यूएस कंपनीज। यार सबसे पहले तो मैं हॉल में देखूंगा कि हॉल ऑलरेडी डेलीगेट से भरा हुआ है, उसके बाद मैं डिस्क्राइब करूंगा कि वो वाले जो डेलीगेट्स हैं, जो मोस्ट ऑफ द डेलीगेट्स हैं, वो कौन है, वो इंडियन है कि इंडो यूएस है, उसके बाद में पता चलेगा। सबसे पहले मैं जाते ही थोड़ी बोल दूंगा इंडो या इंडियन है या इंडो यूएस है, कौन से वाले हैं नहीं मालूम, पहले जाते देखूंगा कि पूरा हॉल जो है वो भरा हुआ है, अब मैं पहचानना शुरू करूंगा कि यार ये जो लोग हैं ये तो डेलीगेट्स हैं, राइट। तो क्यू के बाद ही मुझे एस चाहिए, क्यू के पहले अगर मैंने एस लगा दिया तो ये चीज तो लॉजिकली भी गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब एस शुरुआत नहीं कर सकता, बिल्कुल ही नहीं।
तो QSPR के साथ जाएंगे, बट फिलहाल इसको एक बार पढ़ेंगे। द हॉल इज ऑलरेडी पैक्ड विद डेलीगेट्स, ठीक है। फिर आते हैं एस पे। एस कह रहा है मोस्ट ऑफ द डेलीगेट्स आर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ इंडियन और इंडो यूएस कंपनीज। जो डेलीगेट्स को मैंने देखा, जो जिनसे वो पूरा भरा हुआ था हॉल, उसमें मोस्टली कौन थे इंडियन थे या फिर इंडो यूएस कंपनीज थी, ठीक है। फिर आएगा पी, आई टेक अ सीट, और फिर मैंने बैक रो में जो सीट थी वो ले ली, क्योंकि जनरली वो लेट कमर्स के लिए वो बनी हुई थी। फिर आर आएगा, स्टिल क्वाइट अ फ्यू पीपल आर लेफ्ट स्टैंडिंग, फिर भी बहुत सारे लोग मुझे खड़े हुए दिख रहे थे, है ना, क्योंकि और भी मुझसे भी ज्यादा लेट कोई आया था। सो दैट्स हाउ QSPR यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अ स्पोर्ट्समैन इज नोटेड फॉर हिज सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। स्पोर्ट्समैन को जो लोग याद रखते हैं वो सेंस ऑफ डिसिप्लिन के लिए याद रखते हैं, ये बात से शुरुआत हो चुकी है। बाकी सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है वंस डिसिप्लिन इज accrued in the play field it can be applied and practiced in other spheres of life। एक बार अगर जो फील्ड है उसमें अगर एक बार जो डिसिप्लिन है वो आ गया तो फिर वो पूरे लाइफ के सारे स्फेयर्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो PQRS को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा वाला सूट करेगा, कौन सा वाला बन सकता है। द फर्स्ट लेसन इन डिसिप्लिन इज टू विन विदाउट प्राइड एंड टू लूज विदाउट बिटरनेस। अब देखो जैसे इन्होंने यहाँ पे द फर्स्ट लेसन यूज किया है, इससे ये हिंट मिल रहा है कि शायद हम इसको स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। तो पी से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, ये चीज फर्स्ट वाले वर्ड से हमें थोड़ा सा हिंट मिल जा रहा है। तो पी वाले ऑप्शन हमारे पास हैं भी दो, चलो ठीक है, मतलब हम सी और डी को कंसिडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वन इज नो लॉन्गर स्वेड बाय द सडन गस्ट्स ऑफ पैशन देन वन मस्ट लर्न। देखो आर तो बिल्कुल बाहर हो गया, देन की बात नहीं आएगी। देन का मतलब होता है फिर, और फिर के लिए मुझे एक चीज को पहले बताना पड़ेगा। सो देन वाला ऑप्शन यहां से बाहर हो गया। एस देखो, एस से शुरुआत है नहीं, क्यू से शुरुआत है। वन इज नो लॉन्गर स्वेड बाय द सडन गस्ट ऑफ पैशन, है ना। तो क्यू वाले को थोड़ा सा सस्पेक्ट में रखते हैं, अभी QPRS को सस्पेक्ट में रखते हैं। पहले हम देख लेते हैं PQSR में से कोई बन पा रहा है या नहीं। अगर नहीं बन पाएगा तो फिर क्यू वाले पे आ ही जाएंगे, क्योंकि मुझे पी से शुरुआत लग रहा है कि सही हो सकती है, इसलिए पहले मैं पी वाले ऑप्शंस को चेक कर लेता हूं। सो लेट्स गेट टू PQSR और PRSQ, देखते हैं कौन सा वाला थोड़ा सा लॉजिकल हो रहा है ना। तो द फर्स्ट लेसन इन डिसिप्लिन इज टू विन विदाउट प्राइड एंड टू लूज विदाउट बिटरनेस, ठीक है। पी के साथ में लगते हैं क्यू को। फिर आ रहा है वन इज नो लॉन्गर स्वेड बाय द सडन गस्ट ऑफ पैशन। अब यार एकदम से पी के साथ में हम वन वाले कॉन्टेक्स्ट में कैसे बात कर लें, चलो ठीक है, पी के साथ में क्यू रख दिया। फिर आ रहा है एस, अ सेंस ऑफ इक्वानिमिटी ब्रिंग्स ऑर्डर एंड मेथड इनटू द लाइफ ऑफ द पीपल। फिर आ रहा है आर, आर कह रहा है देन वन मस्ट लर्न दैट एरर और सेल्फिशनेस विल डिसग्रेस एंड एंडेंजर द रेस्ट। अब इसने बात तो सारी कह दी, लेकिन एक आर्टिकुलेशन नहीं दिख रहा है, मतलब किसके बाद में कौन सी बात आ रही है इसका कोई लॉजिक नहीं दिख पा रहा है। तो सी को फिलहाल प्रेफर नहीं करते हैं, अभी डी पे आते हैं। PRSQ पढ़ते हैं एक बार। द फर्स्ट लेसन इन डिसिप्लिन इज टू विन विदाउट प्राइड एंड टू लूज विदाउट बिटरनेस देन वन मस्ट लर्न दैट एरर और सेल्फिशनेस विल डिसग्रेस एंड एंडेंजर द रेस्ट, ठीक है। अब ये चीज थोड़ी सी लॉजिकल लग रही है। कह रहा है पहला लेसन ये है डिसिप्लिन का कि बिना घमंड किए जीत जाना और बिना कड़वाहट या बिना किसी दूसरे से जलन किए हार जाने का, एंड टू लूज विदाउट बिटरनेस, मतलब अगर आप हार भी गए हो तो किसी से जलो मत कि यार ये क्यों जीत गया, मुझे जीतना चाहिए था, बिटरनेस नहीं आनी चाहिए। फिर वन मस्ट लर्न दैट एरर और सेल्फिशनेस विल डिसग्रेस एंड एंडेंजर द रेस्ट। फिर आदमी को सीखना चाहिए कि जो सेल्फिशनेस है या जो गलती हमने करी है ना, वो क्या करेगी, जो बाकी सारी हमारी रेपुटेशन बनी है उस चीज को खराब कर देगी, या बाकी चीजों के लिए वो घातक या हार्मफुल है, ठीक है। तो पी के साथ में आर लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक ठाक सेंस दे रहा है। फिर आते हैं एस पे, अ सेंस ऑफ इक्वानिमिटी ब्रिंग्स ऑर्डर एंड मेथड इनटू द लाइफ ऑफ द पीपल। इक्वानिमिटी का क्या मतलब होता है, चाहे आप हारो चाहे आप जीतो, इक्वल माइंडसेट रखो कि कोई बात नहीं, हार गए तो भी कोई बात नहीं, जीत गए तो भी घमंड नहीं आना चाहिए। सो इसको इक्वानिमिटी बोलते हैं। तो अ सेंस ऑफ इक्वानिमिटी होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में चीजें डिसिप्लिन में चल रही हैं और आपको ना कभी घमंड आया और ना आप दूसरों से जलन करने लग गए हो। तो एस को भी हम बहुत अच्छी तरीके से इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पी, आर और एस सेम जोन में ही बातें कर रहे हैं। फिर लास्ट में आएगा क्यू, जो कह रहा है वन इज नो लॉन्गर स्वेड बाय द सडन गस्ट ऑफ पैशन, है ना। और ऐसा नहीं होता है कि एकदम से आप जोश में आ गए सब कुछ कर लिया, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है।
लास्ट में सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है वंस डिसिप्लिन इज एक्रूड इन द प्ले फील्ड इट कैन बी अप्लाइड एंड प्रैक्टिस इन अदर स्फेयर्स ऑफ लाइफ। और अगर एक बार आपने डिसिप्लिन को सीख लिया या एक बार अगर आपके प्ले फील्ड में डिसिप्लिन आ गया तो ऐसा नहीं कि एक बार पैशन आया खूब और बढ़िया डिसिप्लिन में किया और उसके बाद में चला गया, ऐसा नहीं। लेकिन अगर एक बार आपने डिसिप्लिन को अपने फील्ड ऑफ प्लेइंग में अप्लाई कर दिया है उसके बाद वो चीज हमेशा लाइफ टाइम आपकी लाइफ में इनकलकेट हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन लॉजिकल है दैट इज PRSQ, यानी ऑप्शन नंबर डी सेम्स वेरी मच लॉजिकल। QPRS को एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसको हमने एलिमिनेट किया था। तो QPRS यानी ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं है, चलिए जरा सा एक बार इस पे बात कर लेते हैं। क्यू से शुरुआत अगर हम करें, वन इज नो लॉन्गर स्वेड बाय द सडन गस्ट ऑफ पैशन, ठीक है। फिर आता है पी कह रहा है द फर्स्ट लेसन इन डिसिप्लिन इज टू विन विदाउट प्राइड एंड टू लूज विदाउट बिटरनेस। देखो क्यू वाला ना एक तरीके का कंक्लूजन है। जब हमने PRS को बता लिया है उसके बाद में कहीं ना कहीं क्यू वाली चीज की जरूरत पड़ेगी कि इस चीज को हम एज अ कंक्लूजन यूज कर पाए कि जो भी बातें हमने बताई हैं कि घमंड मत करो, अगर जीत जाओ तो या हार जाओ तो लोगों से जलो मत, ईर्ष्या मत करो, ये सारी चीजों को कंक्लूड करने के लिए हमने क्यू को यूज किया था। पर अगर हम क्यू को स्टार्टिंग में ही यूज कर दें तो कंक्लूजन अगर स्टार्टिंग में आ जाएगा तो खुद सोच के देखो कितना अजीब लगेगा। इस वजह से मैं ए के साथ नहीं जा रहा हूं बेटा। इट शुड बी ऑप्शन नंबर डी दैट गेट्स एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहता है ये। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस रॉबर्ट वेंट होम लेट लास्ट नाइट। मिस्टर और मिसेस रॉबर्ट लेट गए थे घर पे, ठीक है। मिस्टर रॉबर्ट रश टू द पुलिस स्टेशन इमीडिएटली। मिस्टर रॉबर्ट पुलिस स्टेशन चले गए तुरंत ही, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। अब PQRS में क्या गड़बड़ हुआ है इसको बता के इसको अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। Somebody had broken up the lock, किसी ने ताला तोड़ दिया था। To their dismay they found all their things missing। अब एकदम चौंक गए, उनको लगा यार भाई सारी चीजें घर की जितनी इंपॉर्टेंट थी, जितनी अच्छी चीजें थी, कीमती चीजें थी, वो सब मिसिंग है। They got into the house with a lot of fear, और वो घर के अंदर बहुत डर डर के आ रहे थे। अरे खुद सोच के देखो ना यार कि अगर ताला टूटा हुआ है तो घर के अंदर डर डर के ही आओगे कि भाई क्या पता अंदर कोई छुपा हुआ हो और अंदर आते ही मार दे गोली। एस देखो, when they reached home they found the front door open। अब जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा यार कि सामने वाला दरवाजा खुला हुआ है। अब यहां पे बताओ एक ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, है ना। जब ऑर्डर फॉलो होगा तो वो किस हिसाब से होगा। देखो मिस्टर और मिसेस रॉबर्ट घर गए लेट लास्ट नाइट, वो घर लेट गए, ठीक है। अब घर जब लेट जाओगे तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले जो आप देखोगे वो होगा आपके सामने पहले फ्रंट डोर पड़ेगा, फिर अंदर के दरवाजे पड़ेंगे, है ना। तो सीधी सी बात है ये। तो मिस्टर और मिस्टर रॉबर्ट जब घर लेट गए उस दिन तो सबसे पहले क्या हुआ, देखो मिस्टर समबडी हैड ब्रोकन अप द लॉक। अब ताला टूट गया, ये चीज कब देखोगे, जब आपको सबसे पहले गेट के पास जाओगे तब दिखेगा, मतलब पी शुरुआत नहीं करेगा। क्यू टू द डिस्मे दे फाउंड ऑल द थिंग्स मिसिंग। अब बाहर से तो नहीं पता चल जाएगा, मतलब क्यू शुरुआत नहीं कर सकता, तो देखो सी वाले ऑप्शन को बाहर कर देंगे। फिर आ रहा है दे गॉट इनटू द हाउस विद अ लॉट ऑफ फियर। अब घर के अंदर घुसेंगे बहुत ज्यादा डर डर के। फिर आ रहा है एस व्हेन दे रीच्ड होम दे फाउंड द फ्रंट डोर ओपन। अब देखो डर डर के अंदर घुसेंगे, उसके पहले आपको देखना पड़ेगा कि अरे दरवाजा तो खुला है, उसके बाद जब अंदर जाएंगे तब वो डर डर के घर के अंदर जाएंगे। ये लॉजिक है। तो देखो आर से पहले अगर मैं एस लगाऊंगा तभी लॉजिक बनेगा, क्योंकि घर के अंदर जाने से पहले आप ये देख लोगे कि घर का दरवाजा खुला हुआ है या टूटा हुआ है। तो इस वजह से मैं शुरुआत करने के लिए आर को नहीं प्रेफर करूंगा, मैं शुरुआत करने के लिए प्रेफर करूंगा एस को, ठीक है। जरा SPRQ को देखते हैं क्या कहना चाहता है ये। एस बोल रहा है व्हेन दे रीच्ड होम दे फाउंड द फ्रंट डोर ओपन। उन्होंने देखा कि सबसे बाहर वाला जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। फिर आते हैं पी पे, somebody had broken up the lock। किसी ने लॉक ही तोड़ दिया था, है ना। देखो जब हम घर में जाते हैं, मान लेते हैं ये फ्रंट डोर है, इसको किसी ने तोड़ दिया है या खुल गया है, यहां का किसी ने लॉक जो लगा के गए थे वो भी तोड़ दिया है, ठीक। फिर आर पे आते हैं, दे गॉट इनटू द हाउस विद अ लॉट ऑफ फियर। अब वो देखा कि अरे ताला ही टूटा हुआ है, अब घर के अंदर जाएंगे एकदम डरे डरे से। फिर उसके बाद में क्यू आ जाएगा, टू देयर डिस्मे दे फाउंड ऑल द थिंग्स मिसिंग। और एकदम चौंक गए वो जब देखा उन्होंने कि सारी चीजें वहां से गायब है। उसके बाद में फटाफट पुलिस स्टेशन जाएंगे और चीजों को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SPRQ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है, द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट बी क्योर्ड बाय फिजिकल हेल्प ओनली। जो दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं, जो दुनिया के दुख हैं, वो सिर्फ फिजिकल हेल्प से नहीं दूर हो सकते हैं। देन अलोन विल मिजरी ईज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तभी सिर्फ जो मिजरी है, जो दुख है, वो आसान हो सकते हैं या थोड़े से कम हो सकते हैं। ये बात सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है। मतलब कुछ तो यहां पे बात हुई है बीच में, जिस पे इन्होंने सोल्यूशन दिया है कि जो दुनिया के दुख है वो किस हिसाब से कम या खत्म हो सकते हैं। चलो पी पढ़ते हैं। लेट मेन हैव लाइट, लेट देम बी स्ट्रॉन्ग एंड एजुकेटेड, नो अमाउंट ऑफ फिजिकल हेल्प विल रिमूव देम कंप्लीटली। ठीक है, until man's nature changes, his physical needs will always rise and miseries will always be felt. The only solution is to make mankind enlightened. ठीक है, चलो, until man's nature changes, his physical needs will always rise and miseries will always be felt. The only solution is to make mankind enlightened. बहुत बढ़िया। अब यहां पे सारी चीजें तो बढ़िया बढ़िया तरीके से चल रही हैं। अब ऑप्शंस में हमारे पास में क्यू आर एस और पी। चलो सारे ही ऑप्शन शुरुआत करके देख रहे हैं, तो यहां पे हमें किससे शुरुआत करनी है इसका थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट बी क्योर्ड बाय फिजिकल हेल्प ओनली। जो दुनिया के दुख है उनको हम फिजिकल हेल्प से ही सिर्फ दूर नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई और चीज चाहिए होगी जिससे हमें उन्हें दूर करना है ना। तो उसको कैसे दूर करना है इस चीज को शायद फाइंड करने की बात होगी। लेट मेन हैव लाइट, देम बी स्ट्रॉन्ग एंड एजुकेटेड। एस बोल रहा है द ओनली सोल्यूशन इज टू मेक मैनकाइंड एनलाइटेड। अब देखो एस और पी सेम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मतलब इनको साथ में रखा जा सकता है। क्यों बोल रहा है नो अमाउंट ऑफ फिजिकल हेल्प विल रिमूव देम कंप्लीटली। अब ये वाली बात किससे रिलेट हो रही है? ये वाली बात मिजरी से रिलेट हो रही है, मतलब सेंटेंस नंबर 1 से रिलेट हो रही है। अंटिल मैन्स नेचर चेंजेस हिज फिजिकल नीड्स विल ऑलवेज राइज एंड मिजरीज विल ऑलवेज बी फेल्ड। कह रहा है कि जब तक आदमी का नेचर बदलेगा नहीं, उसकी फिजिकल नीड्स हमेशा बढ़ती जाएंगी और मिजरीज हमेशा फील होती जाएंगी, है ना। तो ठीक है, आर को भी हम रिलेट कर सकते हैं, जो पॉइंट था हमारा S1 उससे हम रिलेट कर सकते हैं आर को भी। एक बार जरा वापस से पढ़ते हैं S1 क्या कह रहा है। द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट बी क्योर्ड बाय फिजिकल हेल्प ओनली। ठीक है, S1 कह रहा था कि फिजिकल हेल्प से ही सिर्फ मिजरीज को खत्म नहीं किया जा सकता। अब चलो इसको आगे देखते हैं कौन सा वाला पॉइंट हम लिंक करें, और अगर सेंटेंस नंबर 1 से कुछ लिंक नहीं हो पाता है तो सेंटेंस नंबर 1 की जगह हम सेंटेंस नंबर 6 से भी लिंक करके थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। देन अलोन विल मिजरी ईज इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो 6 कह रहा है कि तभी सिर्फ जो मिजरी है वो दुनिया में थोड़ी सी कम हो पाएगी, या फिर जो दुख है वो थोड़ा सा कम हो पाएगा। इसके लिए इन्होंने सोल्यूशन क्या दिया है, देखो द ओनली सोल्यूशन इज टू मेक मैनकाइंड एनलाइटेंड। ठीक है, ये मतलब एस हम ले सकते हैं। फिर यहां पे सोल्यूशन है पी वाला, लेट मैन हैव लाइट, लेट देम बी स्ट्रॉन्ग एंड एजुकेटेड। उनको थोड़ा सा एनलाइटेंड होने दो और उनको स्ट्रॉन्ग और एजुकेटेड होने दो। ठीक है, तो यहां पे पी सोल्यूशन है और एस सोल्यूशन है। द ओनली सोल्यूशन इज टू मेक मैन एनलाइटेंड। अब एस के बाद में पी आएगा कि कैसे उनको एनलाइटेंड कर दे हम। एस कह रहा है द ओनली सोल्यूशन इज टू मेक मैन एनलाइटेंड। इकलौता सोल्यूशन क्या है? आदमी को एनलाइटन कर दे, मतलब उसको खूब सारा ज्ञान दे दे। तो ज्ञान कैसे दे दे, एनलाइट कैसे कर दे? लेट मैन हैव लाइट, लेट देम बी स्ट्रॉन्ग एंड एजुकेटेड। तो एनलाइटन कैसे कर दे? उनको स्ट्रॉन्ग बना दे और उनको एजुकेट कर दे। मतलब पी वाली जो बात है ये फाइनल सोल्यूशन पे पहुंचा रहा है हमें। मतलब अगर हम S6 को पी से रिलेट कर दें तब ये बात बन सकती है। अगर S6 क्या कह रहा है, तभी सिर्फ मिजरी क्या होगी, दुनिया में थोड़ी सी कम होने लग जाएगी। कब कम होगी? जब मुझे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन कहां मिल रहा है? ऑप्शन हम मुझे S और P में सोल्यूशन मिल रहा है, और S थोड़ा सा सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा था जिसको अल्टीमेटली किसने बताया है? P ने। मतलब आदमी को क्या हो, लाइट मिले और उसको स्ट्रॉन्ग और एजुकेटेड बना दिया जाए, तब वो सोल्यूशंस पे आ पाएगा। यानी कि मुझे सोल्यूशन कहां मिल गया है? P में मिल गया है। तो S6 को मैं P के साथ कनेक्ट कर देता हूं। चलो मान लेते हैं S6 को मैंने S6 के पहले P आ गया। ठीक है, S6 के पहले P आ गया, तो P को मैं लास्ट मान रहा हूं। अब देखो P को लास्ट अगर मानूंगा तो हमारे पास में एक ही सेंटेंस है जो P को लास्ट में मान रहा है, RQSP।
अब एक बार बी वाले ऑप्शन को हम पढ़ के देखते हैं जो इसका अरेंजमेंट है, अगर ये लॉजिक बना रहा होगा तब इस चीज को हम मान लेंगे, वरना फिर दूसरे ऑप्शन पे आएंगे। कुछ क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े होते हैं, उनको इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। तो RQSP पढ़ते हैं एक बार। Until man's nature changes, his physical needs will always rise and miseries will always be felt। अब ये कह रहा है कि जब तक आदमी की जो नेचर चेंज नहीं होता है तब तक क्या होगा, उसकी फिजिकल नीड्स बढ़ती जाएंगी और ये जो मिजरी है हमेशा उसको दुख की तरह फील होती जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं क्यू पे। क्यू बोल रहा है नो अमाउंट ऑफ फिजिकल हेल्प विल रिमूव देम कंप्लीटली। अब आर के साथ में क्यू तो बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो गया। कौन सी वाली चीजों को रिमूव नहीं कर सकते कंप्लीटली, जो मिजरीज डेवलप हो रही हैं फिजिकल नीड्स के थ्रू। ठीक है, तो आर के साथ में क्यू डेवलप हो गया, बिल्कुल बढ़िया है। तो देखो आर के साथ में क्यू जहां जहां नहीं है, मतलब आर के बाद में क्यू जहां नहीं है उस ऑप्शन को हम ऐसे ही हटा देते हैं। देखो यहां पे आर क्यू के बीच में एक पार्ट आ गया, ए हट जाएगा, आर क्यू यहां पे भी नहीं तो ये भी हट जाएगा, और डी में भी आर क्यू नहीं है, क्यू आर है, पहले क्यू लिखा है फिर आर लिखा है, तो ये उल्टा हो गया, तो डी ऐसे बाहर हो गया। तो देखो तीन पार्ट ऐसे भी बाहर हो गए, तो आर क्यू पहले मेरा पेयर बन गया। फिर आता है एस पी। अब एस देखो, द ओनली सोल्यूशन इज टू मेक मैनकाइंड एनलाइटेंड। अब किस चीज का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ये कह रहा है कि कोई फिजिकल हेल्प उसको कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकती है, अगर करना है तो इकलौता सोल्यूशन है, क्या है, द ओनली सोल्यूशन इज टू मेक मैनकाइंड एनलाइटेंड। अगर ऐसा करना है तो आदमी को ज्ञान से भर दो। ठीक है, कैसे भर सकते हैं ज्ञान से, उसको लाइट चाहिए, मतलब एनलाइटन करो, उसको खूब सारा ज्ञान दो, उसको स्ट्रांग बनाओ मेंटली और एजुकेट कर दो उसको। ठीक है, अब जब हमने ये किया तो ये सोल्यूशन आ गया। अब देन अलोन विल मिजरी इज इन द वर्ल्ड, तभी सिर्फ जो मिजरी है, मतलब जब आप एनलाइटन कर दोगे, ज्ञान दे दोगे, तभी सिर्फ दुख दर्द कम हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे तो ये करेक्ट आंसर को दे पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 देखो, एरिस्टोटल वर्कड अंडर लिमिटेशंस। एरिस्टोटल, अरस्तु आप जानते होंगे, बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं। एरिस्टोटल वर्कड अंडर लिमिटेशंस, द एज वाज नॉट अ पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो उनकी एज थी वो, या जो जिस भी एज की बात कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट का पीरियड या उस एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं था। फिजिकल इवेंट्स वर मोस्टली एट्रीब्यूटेड टू द इंटरवेंशन ऑफ गॉड। ठीक है, there had been little industrial invention in Greece, perhaps because slave labor was cheap and plentiful. Okay, the only equipment he had for his study was a ruler and compass and some crude instruments. The facts on which modern theories of science have been based had not been discovered. ठीक है, एरिस्टोटल ने बहुत लिमिटेशंस, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाले कॉन्टेक्स्ट में काम किया था, या बहुत स्ट्रगल करके कि उन्होंने चीज़ें डिस्कवर की थी, या फिर जो भी उनके अचीवमेंट्स है उसमें उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हुआ था। तो फिलहाल ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं कौन सा वाला आगे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, पी है, क्यू है, आर है और एस है। अब अगर हम देखें स्टार्टिंग के लिए तो हमारे पास में 2 पॉइंट्स आर से शुरू हो रहे हैं और 1 पॉइंट क्यू और फिर 1 पॉइंट एस से। चलो क्यू से देखते हैं। देयर हैड बीन लिटिल इंडस्ट्रियल इन्वेंशन इन ग्रीस, परहैप्स बिकॉज स्लेव लेबर वाज चीप एंड प्लेंटिफुल। एकदम से क्यू के बारे में अगर मैं बात करने लग जाऊंगा तो ये सेंसलेस हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने बात की थी एरिस्टोटल के काम करने की, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल इन्वेंशन चल रहा था ग्रीस में, क्योंकि लेबर जो थी वो चीप रेट में थी। ये सारी बातें एकदम से करने का सेंस नहीं बनता है, तो हम क्यू से शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि ये गड़बड़ आंसर देगा। तो क्यू से शुरुआत गड़बड़ हो गई है। अब बचता है एस से शुरुआत या आर से शुरुआत। लेट्स स्टार्ट विद एस से शुरुआत एक बार। द फैक्ट्स ऑन विच मॉडर्न थ्योरीज ऑफ साइंस हैव बीन बेस्ड हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड। ध्यान से समझिए, एस वाले में हम बोल रहे हैं कि जो फैक्ट्स हैं जिसमें मॉडर्न थ्योरीज ऑफ साइंस बनी थी उनको अभी तक डिस्कवर्ड नहीं किया गया है, लेकिन स्टार्टिंग कर रहा था ये कि जो एरिस्टोटल है उनका लाइफ जो था, मतलब आप ऐसा कह लो कि जो भी डिस्कवरीज उन्होंने की उसमें ढेर सारे चैलेंजेस थे। तो एकदम से मैं फैक्ट्स और मॉडर्न थ्योरीज ऑफ साइंस पे अगर आ जाऊंगा तो ये 2 अलग अलग बातें एक साथ कनेक्ट होने लग जा रही हैं, मतलब ये प्रॉपर लॉजिक फिर से नहीं दे पा रहा है। तो फिलहाल टाइम के लिए मैं एस को प्रेफर नहीं करता हूं, एस वाले ऑप्शन को भी हटा देता हूं। लेट्स गेट टू आरपी और आरएस। देखते हैं अगर कोई इसमें से लॉजिक बना रहा होगा तो बढ़िया चीज है, एल्स फिर हम बाकी किसी और ऑप्शन को फिर से एक बार चेक करेंगे। ठीक है, आरपी पे आते हैं। द ओनली इक्विपमेंट ही हैड, अब एकदम परफेक्ट है, आर से शुरुआत तो हो ही जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरिस्टोटल की बात हुई है और ही को मुझे उसी के साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आर बहुत बढ़िया है। उसके साथ में एस लगाना चाहिए या पी लगाना चाहिए, चलिए देखते हैं। He had for his study was the ruler and compass and some crude instruments।
आर के साथ में पी लगा के देखते हैं। फिजिकल इवेंट्स वर मोस्टली एट्रीब्यूटेड टू द इंटरवेंशन ऑफ गॉड। अब एकदम से कहां से ये बात आ जाएगी, तो यहां पे आर के साथ में पी लगाना लॉजिकल नहीं लग रहा है। बी देखते हैं, आर के साथ में एस लगाते हैं। The facts on which modern theories of science have been based had not been discovered। देखो जरा ध्यान से, इकलौता इक्विपमेंट ही हैड फॉर हिज स्टडी वाज अ रूलर एंड कंपास एंड सम क्रूड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, कुछ उनके पास में क्रूड इंस्ट्रूमेंट्स थे और जो इक्विपमेंट थे वो रूलर था और कंपास था। ठीक है, द फैक्ट्स ऑन विच मॉडर्न थ्योरीज ऑफ साइंस हैव बीन बेस्ड हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड। और जो फैक्ट्स है जिसपे मॉडर्न साइंस बनी थी वो कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ था। मतलब और बहुत अल्टीमेट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उनके पास नहीं थे क्योंकि साइंस में डिस्कवर नहीं हुए थे। सो अगर मैं इसके साथ में आर के साथ में एस लगाता हूं तो कुछ हद तक ये रिलेवेंट है, एग्जैक्टली नहीं है बट आगे कनेक्ट करके देखेंगे फिर ही आगे बढ़ेंगे। आर के साथ में पी लगाना तो एकदम ही लॉजिकलेस हो गया क्योंकि दोनों एकदम अलग अलग बातें हो गई हैं। आर एस के साथ में पी क्यू लगा के देखते हैं। पी कह रहा है फिजिकल इवेंट्स वर मोस्टली एट्रीब्यूटेड टू द इंटरवेंशन ऑफ गॉड, और फिर आ जाएगा क्यू। There had been little industrial invention in Greece, perhaps because slave labor was cheap and plentiful। तो P के साथ में Q को अगर मैं लगाऊंगा तब ये थोड़ा सा लॉजिक देगा। तो R S P Q यहां पे एक प्रॉपर ऑर्डर बन के चला आएगा। ठीक है, अब जरा हम एक काम करते हैं, जो हमने Q सेलेक्ट किया है इसको लास्ट वाला जो S6 है उससे कनेक्ट करके देखते हैं। तो चलो Q को S6 के साथ में पढ़ते हैं। There had been little industrial invention in Greece, perhaps because slave labor was cheap and plentiful। The age was not a period of experiment। वो एज जो है वो एक्सपेरिमेंट का पीरियड या उस एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं था। ठीक है, चलो तो यहां पे आर एस पी क्यू के साथ अगर हम जाएंगे तो इकलौता ये ऑप्शन है जो थोड़ा सा लॉजिक बना रहा है, बाकी सब इधर उधर की टेढ़ी मेढ़ी बातें करते चले आ रहे हैं। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, अभी क्वेश्चन नंबर 18 पे आना पड़ेगा, 18th नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन तो छोटा ही लेकिन ऑप्शंस फिर भी यहां पे लंबे लंबे गैप पे लिखे गए हैं, कोई बात नहीं, लेट्स रीड देम आउट। पहला सेंटेंस बोल रहा है द बस स्पेड अलोंग द रोड। बस एकदम रोड पे खूब तेज सर पर दौड़ी गई। S6 द डॉग वेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, बेचारा कुत्ता परेशान था, वेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट द बस कुड स्टॉप ओनली आफ्टर कवरिंग अ फ्यू यार्ड्स। लेकिन बस स्टॉप हो सकती थी कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ही। इट इंजर्ड द डॉग इन द लेग, और डॉग को उसने इंजर्ड कर दिया लेग में। ठीक है, द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक, सडनली अ स्ट्रे डॉग रैन ऑन द मिडल ऑफ द रोड। हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो जरा, बस खूब तेज रोड पे चल रही थी, एक डॉग बीच में आ गया होगा, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करने के बाद अप्लाई करी भी, आई गेस द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक, ड्राइवर ने अप्लाई करी ब्रेक, लेकिन जस्ट बिकॉज गाड़ी का मोमेंटम बहुत बड़ा होता है तो उसको रुकते रुकते थोड़ा सा देर हो गया और डॉग को लग गई होगी, एंड दैट्स हाउ द डॉग वेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। चलो इसको ऑप्शंस के थ्रू करके फटाफट जल्दी से खत्म कर देते हैं, है ना। ये तो इंसिडेंट है जो आपको मालूम ही चल पा रहा होगा कि एग्जैक्टली कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, द बस स्पेड अलोंग अ रोड, उसके बाद में हम किस पे जाएंगे, सडनली अ स्ट्रे डॉग रैन ऑन टू द मिडल ऑफ द रोड। तो सबसे पहले हम एस वाले पॉइंट पे जाते हैं, उसके बाद में हम जाएंगे पॉइंट नंबर एकदम से जब डॉगी आ गया मिडिल ऑफ द रोड में तो क्या करेगा, ड्राइवर अप्लाई करेगा ब्रेक को, तो एस के साथ में फिर आर वाला पॉइंट आ गया। उसके साथ में फिर क्या हो रहा है, लेकिन बस रुक सकती थी कुछ यार्ड्स के बाद ही, इमीडिएटली नहीं रुक सकती थी, तो फिर हम आ जाएंगे पॉइंट नंबर पी पे, और लास्ट में आ जाएगा क्यू, इट इंजर्ड द डॉग इन द लेग्स, और इसके बाद में आ जाएगा क्यू। तो एस आर पी क्यू के साथ में आएंगे, फिर उसके बाद में द डॉग वेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और फिर बेचारा डॉग जो होगा वुड स्टार्ट वेलिंग। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा था हमारे पास में, एस आर पी क्यू। कौन सा आ रहा है, एस आर पी क्यू। देखो शुरुआत यहाँ पे एस से ही कर रहे हैं दोनों लोग मेजरली, है ना, आर तो शुरुआत करेगा ही नहीं, एस आर पी क्यू, मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ हमें जाना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए था, और अगर ऐसे ही 20 क्वेश्चन आ जाए फिर तो क्या ही कहने। 19th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है, सेंटेंस नंबर 1, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री इज ऑन द होल फार फ्रॉम हाई। ठीक है, एजुकेशन कैन लिफ्ट वुमेन आउट ऑफ द डेप्थ्स ऑफ मिजरी एंड इग्नोरेंस इनटू व्हिच दे हैव संक। ठीक है, एजुकेशन ही क्या कर सकता है, जो औरतों का जो पोजीशन बहुत डिग्रेडेड या डाउनग्रेडेड दिखाया गया है या जो बन गया है उसको एजुकेशन ही अपलिफ्ट कर सकता है। ठीक, पी कह रहा है बट द प्लाइट ऑफ वुमेन इन विलेजेस इज स्टिल मिजरेबल, जो वुमेन की कंडीशन जो गांव में है वो अभी भी बहुत बदतर है ना। क्यों, द एजुकेटेड वुमेन इन सिटीज एंजॉय क्वालिटी विद द मेन फोक, जो एजुकेटेड वुमेन है शहरों में वो
मर्दों के साथ या आदमियों के साथ में बिल्कुल इक्वल स्टेटस मेंटेन करके चल सकती हैं। लेकिन जो विलेज में कंडीशन है वो अभी भी बहुत ज्यादा बुरी है। आर कह रहा था मूवमेंट फॉर द फ्रीडम एंड राइट ऑफ वुमेन हैज सर्टेनली बीन स्टडली गेनिंग मोमेंटम। और जो मूवमेंट है, मतलब जो जनरली जो मुहिम चलती रहती है कि वुमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ये धीरे धीरे करके मोमेंटम अपना गेन कर रहा है, मतलब धीरे धीरे पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ती जा रही है। एस वाला पॉइंट कह रहा है देयर एजुकेशन हैज बीन थॉरली निग्लेक्टेड। और जो फीमेल्स हैं उनकी एजुकेशन को बहुत मेजर लेवल पे निग्लेक्ट किया जा रहा है या निग्लेक्ट किया जाता रहा है हमेशा से, है ना। तो यहां पे बात हो रहा है अल्टीमेटली दो कॉन्टेक्स्ट में। पहला है एजुकेशन सिस्टम जो विमेन का है वो बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड रहा है, और दूसरा यहां पे बोला जा रहा है कि अगर एजुकेशन मिल जाए तो वो लोग मतलब मेल्स सोसाइटी में जो मेल्स हैं उनसे ही इक्वल होके इनका स्टेचर बन जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पे बात हो रही है। तो सेंटेंस नंबर 1 कह रहा था द स्टेटस ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री इज ऑन द होल फार फ्रॉम हाई। चलो अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं और फटाफट यहां पे आने की कोशिश करते हैं। ऑप्शंस अलग जगह लिखे हैं, क्वेश्चन अलग जगह लिखा है, थोड़ा सा मुश्किल है। अब स्टार्टिंग हो रही है आर से और एस से। चलो देखते हैं, आर शुरुआत कर रहा है कि एस, उसके बेसिस पे हम दो ऑप्शंस को तो एटलीस्ट एलिमिनेट कर ही पाएंगे। ठीक है, आर से शुरुआत अगर हम करें, द मूवमेंट फॉर द फ्रीडम एंड राइट ऑफ वुमेन हैज सर्टेनली बीन स्टडली गेनिंग मोमेंटम। अब जरा देखो यहां पे ध्यान से, अब यहां पे S1 कह रहा है द स्टेटस ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री इज ऑन द होल फार फ्रॉम हाई। अब हाई से दूर है बहुत ज्यादा, है ना। अब आर बोल रहा है द मूवमेंट ऑफ द फ्रीडम, जो भी फ्रीडम और राइट ऑफ वुमेन है उसने इसकी जो उसका जो मोमेंटम है उसको काफी हद तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यानी कि आर की अगर हम बात करें तो वही सेम वाले कॉन्टेक्स्ट में है, S1 पे है। देखो स्टेटस ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री इज ऑन द होल फार फ्रॉम हाई। ठीक है, अगर हम आर की बात करें तो मूवमेंट है फ्रीडम की और राइट ऑफ वुमेन है हैज सर्टेनली बीन स्टडली गेनिंग मोमेंटम, उसने अब धीरे धीरे मोमेंटम गेन करना शुरू किया है। तो आर और S1 को बिल्कुल बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा स्टार्टिंग हो रहा था ऑप्शंस में एस वाले पॉइंट से। एस देखते हैं, देयर एजुकेशन हैज बीन थॉरली रिजेक्टेड। अब एकदम से हम जब एजुकेशन की बात कर ही नहीं रहे हैं तो हम एकदम से एस वाले को कैसे आ जाए कि हमने उनकी पूरी एजुकेशन को निग्लेक्ट कर दिया, तो एस वाले कॉन्टेक्स्ट में बात करनी ही नहीं। तो शुरुआत हमें करनी है पॉइंट नंबर आर से, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम यह है कि आर से यहां पे दो ऑप्शंस हैं। पहला है आर के साथ में P और दूसरा है आर के साथ में Q। अगर इनमें से एक चीज क्लियर हो जाती है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलो आर के साथ में P और आर के साथ में Q को कनेक्ट करके देखते हैं। आर के साथ में P कनेक्ट करके देखते हैं पहले, और फिर आर के साथ में Q कनेक्ट करेंगे। आर के साथ में P, बट द प्लाइट ऑफ वुमेन इन विलेजेस इज स्टिल मिजरेबल। अब देखो मूवमेंट ने क्या किया है, उनका जो पोजीशन था उसको थोड़ा सा बूस्ट करना शुरू किया है। फिर P कह रहा है कि लेकिन जो वुमेन की कंडीशन है गांव में वो अभी भी बहुत बेकार है। फिर दूसरा ये हो गया RP, एक था RP और दूसरा था RQ। RP तो बोल रहा है कि कंडीशन धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हुई है लेकिन गांव में कंडीशन बहुत बुरी है। ठीक है, आर के साथ Q कनेक्ट करके देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ द फ्रीडम, ये कह रहा है कि जो मूवमेंट है फ्रीडम की और राइट फॉर वुमेन है वो उसने उसकी कंडीशन को अच्छा इंप्रूव करना शुरू किया है। फिर Q कह रहा है द एजुकेटेड वुमेन इन सिटीज एंजॉय इक्वालिटी विद द मेन फोक। ठीक है, अब इंप्रूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों पॉइंट्स लिखे गए हैं, तो आर के साथ में डेफिनेटली Q होना चाहिए कि कैसे इंप्रूव हुई है। जो एजुकेटेड वुमेन है सिटीज में वो इक्वालिटी अपने आप इक्वल फील करती हैं अपने आप को जो मेन है या जो मेल्स हैं उनके साथ में। तो आर का जो एग्जाम्पल होगा वो Q होगा, इसीलिए आर के साथ में डेफिनेटली मुझे Q लिखना पड़ेगा। उसके बाद में फिर मैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करना शुरू करूंगा, जैसे एजुकेशन है निग्लेक्ट कर दिया गया है और जो वुमेन की कंडीशन गांव में है वो बहुत खराब है, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो S और P बाद में आएगा, पहले मुझे R और Q लेना पड़ेगा। सो RP मतलब ऑप्शन नंबर A यहां से बाहर हो चुका है, RQ मतलब ऑप्शन नंबर B के साथ में जाऊंगा। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो RP के बाद में हमको जाना पड़ेगा RQ के बाद में PS। ठीक है, सो RQ PS मतलब ऑप्शन नंबर B के साथ में जाऊंगा। सो दिस वुड बी करेक्ट आंसर चॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस रीअरेंजमेंट का, उसके बाद में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। 20th क्वेश्चन कह रहा है ह्यून सांग जो आया था इंडिया डिस्कवर करने, ह्यून सांग के बारे में बात हो रही है। became a Buddhist monk at the age of 12 and soon discovered that the Buddhist texts available in China were insufficient. ह्यून सांग 12 साल की एज में क्या बन गया था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट became a Buddhist monk at the age of 12। अच्छा, बुद्धिस्ट मॉन्क बन गया था 12 साल की उम्र में, और उसको पता चला कि चाइना में जो टेक्स्ट अवेलेबल हैं बुद्धिस्ट के उसमें वो बहुत कम है, इस वजह से शायद वो एक्सप्लोर करने और आगे निकला।
तो ह्यून सांग के बारे में यहां पे बात हो रहा है। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है बट ही वॉज ऑन अ क्वेस्ट एंड रिटर्न आफ्टर अ वाइल टू हिज मदरलैंड विद अ रिच कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड रिलिक्स। कह रहा है लेकिन वो एक क्वेस्ट पे था, मतलब एक मुहिम पे था जिसमें उसको चीजें कलेक्ट करनी थी। तो वो काफी टाइम के बाद में वापस अपने मदरलैंड में आया और ढेर सारे टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और रिलिक्स कनेक्ट करके लेके आया। ठीक है, चलो PQRS को पढ़ते हैं और उसके बाद में आएंगे ऑप्शंस पे, देखेंगे क्या क्या कहना चाह रहे हैं। Whenever he went, he was asked by the local rulers and monks to stay in the place। जहां पे भी वो गया उसको बोला गया, लोकल रूलर्स को और मॉन्क्स ने बोला कि तुम यहीं पे ही रुक जाओ। फिर आर बोल रहा है, सॉरी क्यू बोल रहा है he entered India through Kashmir where he spent some time in Srinagar। He therefore decided to go on a pilgrimage to India to collect further material। From India he attempted to go to Ceylon but gave up the attempt। ठीक है, आसान तो है लेकिन थोड़ा सा इसको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगा। देखो जरा, यहां पे बोल रहा है फ्रॉम इंडिया, मतलब एस तो शुरू कर ही नहीं पाएगा। क्या कोई एस से शुरुआत है? नहीं है। पी, आर और क्यू से है। देखो पहले हम आर कर सकते हैं, ही देयरफॉर डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज टू इंडिया टू कलेक्ट फर्दर मटेरियल। क्या हम आर से शुरुआत कर सकते हैं? डेफिनेटली, ही देयरफॉर डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज। इसीलिए उसने डिसाइड क्या किया कि वो आप एक पिलग्रिमेज पर जाएगा जहां पे क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा फर्दर मटेरियल। मतलब अभी तक मटेरियल कम था, अब वो और मटेरियल कलेक्ट करेगा। तो आर बहुत हद तक सूटेबल है, इसका मतलब आर वाले ऑप्शंस को हम ले सकते हैं। पी और क्यू पे देखते हैं एक बार। क्यू कह रहा है ही एंटर्ड इंडिया। अब पहले डिसाइड तो करेगा ना यार, तो क्यू से शुरुआत नहीं हो सकती क्योंकि एंटर पहले नहीं कर लेगा, पहले डिसाइड करेगा। फिर पी कह रहा है वेरेवर ही वेंट ही वाज आस्क्ड बाय द लोकल रूलर्स। जहां पे भी गया वो लोकल रूलर्स ने उसको कहा कि तुम यहां पे रुक जाओ। अब पहले डिसाइड करेगा तब वो जाएगा यार, है ना। तो आर जो पी और क्यू ऑप्शन है ये शुरू नहीं कर सकते, इसलिए इनको सीधा सीधा बाहर निकाल देते हैं। तो पी और क्यू ने बाहर निकल गया सीधा सीधा, पी वाला भी ऑप्शन बाहर निकल गया और क्यू वाला भी। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, आर एस पी क्यू और आर क्यू एस पी। अब देखते हैं, पहले हम आर एस और उसके बाद देखेंगे आर क्यू। सबसे पहले आर एस देखते हैं। ही देयरफॉर डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज टू इंडिया टू कलेक्ट फर्दर मटेरियल्स। फिर देखते हैं आर के बाद में कौन सा था, आर के बाद में एस देखना है पहले हमें आर के बाद में एस देखना है ना, आर एस देखना है क्योंकि आर एस देखना था और आर क्यू देखना था। तो आर के साथ में एस लगा के देखते हैं। फ्रॉम इंडिया ही अटेम्प्टेड टू गो टू साइलॉन बट गेव अप दी अटेम्प्ट। देखो उसने सोचा कि मैं इंडिया जाऊंगा और कलेक्ट करूंगा फर्दर मटेरियल। इंडिया से उसने क्या किया, साइलॉन गया, मतलब साइलॉन जाने का प्लान किया लेकिन अटेम्प्ट को छोड़ दिया। अभी आर एस तो ये कह रहा है। अब देखते हैं आर क्यू क्या बोल रहा है। ही एंटर्ड इंडिया थ्रू कश्मीर। अब यार आर के साथ में अगर मैं क्यू लगाऊंगा तभी लॉजिक देगा कि उसने पहले इंडिया जाने का प्लान किया मटेरियल और कलेक्ट करने के लिए, उसके बाद में इंडिया एंटर हुआ कश्मीर के थ्रू, जहां पे उसने बहुत सारा टाइम श्रीनगर में बिताया। तो उसके बाद ही कहीं जाने का सोचेगा ना, पहले इंडिया जाने का सोचा, फिर इंडिया से साइलॉन जाने का सोचा, तो इंडिया पहले आने तो दो, उसके बाद तो आगे कहीं जाने का सोचेगा। इसलिए आर के साथ में क्यू लगाऊंगा मैं, तब लॉजिक बनेगा। ठीक है बेटा, तो आर के साथ में एस ना लगा के आर के साथ में क्यू वाला पॉइंट हम प्रेफर करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। जस्ट बिकॉज ए और सी तो पहले ही बाहर हो चुके थे, आर एस का लॉजिक लग नहीं रहा है क्योंकि दो अलग अलग बातें कर दी, इसलिए बी ऑप्शन बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर डी वुड बी गेटिंग एज द करेक्ट आंसर चॉइस। ठीक है, चलो तो 20 रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस यहां पे खत्म हो चुके हैं। बात करते हैं अब नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की। फिल इन द ब्लैंक्स के भी आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभार अगर एग्जामिनर का दिमाग सटक गया तो वो 20 क्वेश्चंस भी दे सकता है, इस वजह से प्रिपरेशन इसके लिए भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या कहना चाहते हैं। 10 क्वेश्चंस इसके इस बार आए थे, तो हम इस वाले पेपर में आए थे, तो इन 10 क्वेश्चंस को कम से कम हम एटलीस्ट करते हैं। चलो इसका डायरेक्शन पढ़ देता हूं। सबसे पहले डायरेक्शंस में कह रहा है each of the following sentences in the section has a blank space and 4 words are group of words given after the sentence। अब आपको यहां पे हर एक सेंटेंस में एक ब्लैंक स्पेस मिलेगा जिसके लिए 4 ऑप्शंस यहां पे आपको दिए हुए हैं। अब select whichever word or group of words you consider most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly। आपको सेलेक्ट करना है इन चारों में से कौन सा वाला वर्ड अगर मैं यहां फिट कर दूं तो ये बिल्कुल बढ़िया मीनिंग निकाल के दे पाएगा। ठीक है, और इसी हिसाब से आपको आंसर को टिक कर देना है, अपनी आंसर शीट में भर देना है। चलिए देखते हैं वर्ड्स कौन से हैं और क्वेश्चंस में कैसे कैसे फिट हो जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है with the less rapid expansion of the economy we should make dash progress towards stable price levels। ठीक है, अब यहां पे हो क्या रहा है,
लेस रैपिड एक्सपेंशन है, मतलब धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है ना, मतलब स्लोली चीजें चल रही ऑफ द इकोनॉमी, वी शुड मेक डैश प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्टेबल प्राइस लेवल्स। अब देखो डिटेल्ड का मतलब है पूरा एकदम विस्तार से, कोई मतलब नहीं बनेगा। अब जब यहाँ पे लेस रैपिड एक्सपेंशन है तो हमको भी लेस रैपिडली मतलब धीरे 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 आराम से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेट का मतलब भी स्पेसिफिक हो गया, इन्फिनिट इनफाइनाइट तो मतलब निरंतर, मतलब बिना एंड का हमें एक्सपेंशन करना है, लॉजिक लेस हो गए। सब्सटैंशियल का मतलब होता है धीरे धीरे, है ना, सब्सटैंशियल का मतलब होता है स्लोली। तो जब यहां पे रैपिड एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, लेस रैपिड एक्सपेंशन है, तो हमको भी अपना लेस रैपिड स्पीड से चलना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या लिखूंगा बेटा मैं, सब्सटैंशियल, वी शुड मेक सब्सटैंशियल प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्टेबल प्राइस लेवल्स, ठीक है। धीरे धीरे करेंगे तो ये चीजें दोनों बैलेंस रहेंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है At times he gets very angry and then no one can dash him। अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जा रहा है, तो उसको मनाएंगे, उसको शांत करेंगे। तो शांत करने के लिए वर्ड ढूंढते हैं। पहला है प्रिवेंट, अरे उसको बचाएंगे थोड़ी, धूप में थोड़ी खड़ा है। फिर आ रहा है ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब होता है हंसी मजाक या जो हास्य होता है उसको ह्यूमर बोलते हैं, फिर भी बाहर हो गया। मॉलिफाई या सेटिस्फाई है, देखो अगर कोई बहुत गुस्सा है तो उसको सेटिस्फाई नहीं करना है, ये बिल्कुल लॉजिक अलग ही वाला लेवल हो जाएगा, है ना। तो सेटिस्फाई बाहर आ जाता है। मॉलिफाई का मतलब होता है सूद करना, SOOTHE। सूद करने का मतलब क्या होता है बेटा, एसुएज भी बोलते हैं, ASSUAGE। एसुएज का मतलब क्या होता है, शांत करना, सूद करना, पैसिफाई करना, मॉलिफाई करना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। सो एट टाइम्स ही गेट्स वेरी एंग्री एंड देन नो वन कैन मॉलिफाई हिम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है। 23 क्वेश्चन कह रहा है मेनी पीपल टुडे हैव फॉलन इनटू अटर कंफ्यूजन ऑफ वैल्यूज विद द रिजल्ट्स दैट दे कैन नॉट डैश द गुड फ्रॉम द बैड, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, दैट दे कैन नॉट डैश द गुड फ्रॉम द बैड। अब ये कह रहा है कि बहुत सारे लोग आजकल कंफ्यूजन में है कि वो लोग अच्छे से बुरे को अंतर नहीं निकाल पाते हैं कि कौन सा वाला अच्छा है कौन सा वाला बुरा है ना, मतलब सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं या अंतर नहीं निकाल पाते हैं। सो इट वुड बी डिवाइड, गलत हो जाएगा, डिवाइड का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। उसके लिए सीधा सीधा डिफरेंस वर्ड हमारे पास यहाँ पे है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पे और आंसर आ जाएगा सी। और ऑल्टर का मतलब होता है बेटा चेंज, इसीलिए यहाँ पे हम ऑल्टर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट शुड बी डिफरेंशिएट। ये तो काफी सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 क्या कह रहा है, इफ मोहन डैश एट 5 AM ही वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। अब हम कौन से वाले ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं, इफ मोहन डैश एट 5 AM ही वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। देखो यहां पे जरा ध्यान से समझो, ये एक कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, ये हमने रूल्स में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, फिर भी एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा दे रहा हूं। दो पार्ट्स होते हैं, ये रियल वाला कंडीशन है। दो तरह के कंडीशंस होते हैं, एक इमेजिनरी और एक रियल। ये रियल वाला कंडीशन है, इसमें जिस पार्ट में इफ लगा होता है उस पार्ट में वर्ब होती है हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रख लीजिए इसको, जिस पार्ट में इफ होता है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जिस पार्ट में हैड नहीं होता है, देखो कॉमा के बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें हम लगाते हैं हमेशा मॉडल। मॉडल का मतलब है जैसे वुड, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, ये लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी विल ना लगा के वुड लगाते हैं, शैल ना लगा के शुड लगाते हैं, कैन ना लगा के कुड लगाते हैं, इसकी प्रेफरेंस रखते हैं हमेशा। तो ये मॉडल हो गया। उसके बाद में लगाते हैं हैव, HAVE लगाते हैं, दो यहां पे लगा हुआ है हैव। उसके बाद में लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमको फिलहाल सेकंड वाले पार्ट में तो कोई गलती नहीं निकालनी थी या कोई फिल नहीं करना था, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। फर्स्ट पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो देखो यहाँ पे स्टार्टेड गलत हो जाएगा, वुड स्टार्ट गलत हो जाएगा, हैज स्टार्टेड गलत हो जाएगा, क्योंकि हैज नहीं लगाना है, हैड लगाना है, याद रखो इट शुड बी HAD हैड। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट चॉइस हो जाएगी, ठीक है। चलो 25th नंबर क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखो हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड डैश हिज डॉटर्स एंड सन्स। अब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई, उसके डॉटर और सन्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। अब देखो समझो ध्यान से, उसकी प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई डॉटर्स और सन्स में। अब यहां पे डॉटर्स हैं और सन्स हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये लोग दो से ज्यादा होंगे, क्योंकि डॉटर एंड सन लिखा होता तो दो होता, डॉटर्स एंड सन्स लिखा है मतलब एटलीस्ट दो से ज्यादा हो गए। तो देखो बिटवीन तो यूज कर नहीं सकते हैं, फ्रॉम यूज करते ही नहीं है, विद यूज करते ही नहीं है, डिवाइड के लिए बिटवीन या अमंग यूज करते हैं। अमंग जब दो से ज्यादा होता है, बिटवीन जब दो होता है, बिटवीन जब दो और अमंग जब दो से ज्यादा है। देखो डॉटर्स लिखा है मतलब कम से कम एक से ज्यादा होगी, मान लेते हैं दो डॉटर है। सन्स लिखा है मतलब दो होंगे, तो दो दो चार हो गए, दो से ज्यादा हो गए, इसलिए हमेशा
अमंग यूज करना पड़ेगा। इस वजह से 25th क्वेश्चन में हमें अमंग के साथ जाना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट चॉइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कह रहा है। हिज परसिस्टेंस इन हिज misdemeanors has lowered him in the dash of everyone who knows him, in the dash of everyone who knows him। देखो उसका जो persistence है इसके डिमीनर्स misdemeanors में, has lowered him in the dash of everyone who knows him, जो भी उसने काम किए हैं, गलत सलत काम किए हैं, उस वजह से वो लोगों की नजरों में क्या हो गया है, नीचा फील करने लगा है ना। तो एस्टिमेशन नहीं होगा। एस्टिमेशन का मतलब होता है जो आप चीजें कैलकुलेट करते हो, एस्टिमेट भी वही सेम चीज हो गई। एस्टीम नहीं होता है नजरों में लोगों के गिर जाना। सो 26 वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लोगों की नजरों में, इन द आईज ऑफ एवरीवन हु नोज हिम। आसान सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, देखते हैं क्या इधर ही है। चलो, द क्लाउड्स ऑफ सस्पिशन विल क्लियर डैश सून। देखो जो संदिग्ध बादल है या फिर जो भी डाउट के जो बादल है, सस्पिशन है, वो क्या हो जाएंगे, फटाफट क्लियर हो जाएंगे, ऐसा कहने की जरूरत पड़ रही है ना। तो विल क्लियर डैश सून, क्लियर अप नहीं होता है, क्लियर अप नहीं होता है, क्लियर अवे नहीं होता है, क्लियर बाय नहीं होता है। क्लियर ऑफ का मतलब क्या होता है, छट जाना। जो डाउट के बादल है वो छट जाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लियर ऑफ, OFF ऑफ, है ना। जब भी दूर हटने की, अलग हटने की बात होती है, OFF ऑफ को ही हमेशा प्रेफरेंस मिलती है। चलो 28 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कौन से वाले भाई साहब आना चाहते हैं। द टीचर सेड दैट दे वर नो लॉन्गर प्रिपेयर्ड टू डैश द वेज ऑफ द न्यू हेडमास्टर। अब यहां पे क्या बात हो रही है, कोप करने की बात हो रही है, मतलब कि मैं इनसे मतलब इनके साथ में एडजस्ट कर सकता हूं कि नहीं, इसकी बात हो रही है। तो इसके लिए क्या लगाते हैं, पुट अप विद लगाते हैं। सो पुट ओवर नहीं लगाएंगे, इसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड फिक्स है, ये तो आप जनरली सबको मालूम ही होता है। इसमें पुट अप टू, पुट ऑन विद, पुट ओवर विद नहीं लगाते हैं। पुट ओवर का मतलब नहीं निकलता है, पुट ऑन का मतलब होता है पहन लेना, इसलिए इसके साथ में विद नहीं लगाएंगे। पुट अप विद का मतलब होता है किसी के साथ में कोप अप कर लेना या फिर किसी को झेल लेना या किसी के साथ में एडजस्ट कर लेना, ये सारे कॉन्टेक्स्ट में इसको लगाते हैं। ठीक है, चलो तो 28 के साथ में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। 29 को देखिए बेटा, dash the construction of new housing units at the rate of 1 every month. There is still a shortage of accommodation. Dash the construction of new housing units through, despite, by या फिर for। कौन से वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, जरा ध्यान से समझो इसको। अगर हम यहाँ जाते हैं, बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1 every month, देयर इज स्टिल अ शॉर्टेज ऑफ अकोमोडेशन। मतलब हम ऐसा कर रहे हैं फिर भी ऐसा है ना। अगर हम यहाँ पे थ्रू जाएंगे तो फिर भी वाला कॉन्टेक्स्ट निकलेगा ही नहीं, इसलिए थ्रू गलत है। बाय में भी नहीं निकलेगा, फॉर में भी नहीं निकलेगा। या तो इंस्पाइट में निकलना चाहिए था या तो डिस्पाइट में निकलना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है बेटा, बावजूद, है ना। इसका मतलब क्या होता है, बावजूद। तो ये कहना चाहता है कि इतने सारे कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी यहां पे अकोमोडेशन या रहने की दिक्कत है। सो बावजूद के लिए डिस्पाइट यूज कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को प्रेफरेंस मिला है। यहां पे इंस्पाइट ऑफ भी हो सकता था तो उसके साथ जाते। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है, इसीलिए यहां पे ऑफ लगाया भी नहीं गया है। ठीक है, लेकिन इंस्पाइट हमेशा अपने साथ में ऑफ लेता ही लेता है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स द इक्वल राइट ऑफ ऑल टू द डेवलपमेंट ऑफ सच कैपेसिटी फॉर गुड एज मैच्योर, फॉर गुड एज नेचर हैज डैश देम विद। ठीक है, अब यहां पे कौन सा ले सकते हैं, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स द इक्वल राइट्स ऑफ ऑल टू द डेवलपमेंट ऑफ सच कैपेसिटी फॉर गुड एज नेचर हैज डैश देम विद। तो नेचर ने क्या किया है, हमको प्रदान किया हुआ है, उसके लिए प्रेजेंटेड नहीं। प्रेजेंट तो हम किसी चीज को सजा के जब करते हैं तब बात करते हैं, प्रेजेंटेड नहीं। फोर्टिफाइड का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देना, है ना। रिप्लेनिश्ड का तो सेंस बन ही नहीं पा रहा है। एंडाउड का मतलब होता है प्रदान, जो नेचुरली हमें मिलता है उसको एंडाउड बोलते हैं। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंडाउड। क्लियर है। सो आज के 30 क्वेश्चंस आर अप। नेक्स्ट क्लास में और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को रोज थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस